केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, इसके पहले हम फार्माकोलॉजी को पूरा डिटेल में कवर कर लिए थे और उसके बाद फार्माकोलॉजी फार्माकोथेरेपेटिक लाइन एथिक्स को कंप्लीट कर दिए थे। ये चैप्टर ये तुम्हारे पास छठा है, ठीक, सॉरी पांचवा है या चौथा, ठीक है। इसके बाद 2 सब्जेक्ट बचेगा, पूरी तरह से 2024 का पेपर सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी ये पेपर 2024 का कब हुआ था? 25 जून 2024 को। ये तो जून के लास्ट में हुआ था, बट आपका पेपर जून के स्टार्टिंग में ही होगा। ठीक, आपको बता देना चाहते हैं ये बायोकेमिस्ट्री, इसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना कंपल्सरी है। ठीक, नहीं होगा तभी कोई टेंशन नहीं, आपका भाई बैठा हुआ है आपको सब कुछ माइंड में फिट करने के लिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करना है ये सारी जानकारी। यदि इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट में कर सकते हैं। कुछ धनराशियाँ दे के इसका पेपर सोल्यूशन आप प्राप्त सकते हैं। ठीक, तो देखिए साफ साफ लिखा है तुम्हारे पास सभी को, गुड मॉर्निंग पेपर अभी अब की बार कब है? ठीक है, यदि बीटीयू बोर्ड का देखा जाए तो 9 जून से स्टार्ट हो रहा। तो देखिए अब हम बकवास को थोड़ा कम करते हैं, ठीक, अपनी लाइन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है? ठीक, इसमें कोड की बात की जाए तो यानी 2608 आपका कोड है। ठीक, और टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटा, मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो 80 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। और ये सब जो जनरल चीज़ें आप जानते हैं। सीधे नंबर 1 पे हम चलते हैं। नंबर 1 पे क्या लिख रखा है? सबसे पहले देखिए क्या पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं कि नहीं, 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। ठीक, हम पूरा डिटेल में सब करेंगे। यदि मान लेते हैं हम कोई नहीं कर पाते तो आपको पीडीएफ में सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा? राइट ए ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। कहने का मतलब ये चैप्टर के ही बारे में, मतलब सब्जेक्ट के ही बारे में आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? क्या होती है बायोकेमिस्ट्री? अब इसको कैसे कितने बाय स्टेप लिखना पड़ेगा उस सबको डिटेल में बताएंगे। अब बायोकेमिस्ट्री देखिए, ओ तरीके तो बायोटेक्नोलॉजी है जी, क्या कर दे गुरुदेव तू मर्दे हुआ दिखा रहा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, साइड में रखते हैं भाई। यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो ये बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री 1 मिनट बर्दाश्त। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेना भाई। बायोकेमिस्ट्री इसमें नोट था, ठीक है। देखिए आपके सामने ये बायोकेमिस्ट्री का नोट है, वो भाई बायोटेक्नोलॉजी था। ठीक है, ऐसे ही कंफ्यूजिंग हो जाती है, दिक्कतें हो जाएंगी। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? देखिए बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत कार्ल्स न्यूबर्ग 1903 में किए थे। कब किए थे? यानी बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत किसने थी? कार्ल्स न्यूबर्ग नामक वैज्ञानिक 1930 में किए थे। बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित प्राणियों के भीतर होने वाली केमिकल रिएक्शन तथा मॉलिक्यूलर स्टडी की यानी स्टडी की जाती है। कहने का मतलब देखिए बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। देखिए ये तोड़ा जाए तो बायो और प्लस में हमारे पास क्या होती है? केमिस्ट्री होती है। क्या होती है? बायो प्लस में केमिस्ट्री। बायो मतलब कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री मतलब उसके सेल के बारे में, मॉलिक्यूल लेवल पे जाके जब स्टडी की जाती तो उस दोनों को मिला के बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। अंत तक आप जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। पहला पॉइंट, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित प्राणियों के भीतर होने वाली केमिकल रिएक्शन। अब गुरुदेव हमारे अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं? जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब रिएक्शन ही हो रहा है। और मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी ही करना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री एक बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का संयोजन। अभी हम क्या बोले हैं? बायोकेमिस्ट्री 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ। बायो मतलब बायोलॉजी है, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा? बायोलॉजी हो जाएगा और प्लस में तुम्हारे पास केमिस्ट्री हो जाएगी। ठीक, इन दोनों को मिलके संयोग से मिलकर बना हुआ है। यह सेलुलर में होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेस, जैसे मेटाबॉलिज्म हमारे सेल के अंदर होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जानकारी कौन प्राप्त करवाता है? यही प्राप्त करवाता है। तो इतना हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा किसके बारे में? बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक, बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब हमारे सेल लेवल पे एक्चुअल में क्या होता है? देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन उतना लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा, फिर स्कोप लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका 5 नंबर क्लियर होगा। तो क्या लिख रखा है? ध्यान से सुनिए।
पहले दे रखा सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तुम सेल लोगे तो उसके अंदर कौन सा बायोकेमिस्ट्री पूरी छिपी है उसको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो देखा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना जितने भी जीवित प्राणी हो किससे बने, एक्चुअल में सेल से बने हुए, ठीक, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो तो अलग बात है, ठीक। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक। क्या लिखा, बायोमॉलिक्यूल इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, यानी बायोमॉलिक्यूल देखा जाए तो जो सेल की जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे सेल तुम्हारे पास स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट तो होता करती है, अब सेल किससे बना हुआ तो बायोमॉलिक्यूल से बना। बायोमॉलिक्यूल में चाहे वो प्रोटीन आए, चाहे फैट आए, चाहे कार्बोहाइड्रेट आए, कुछ भी आए, सब कुछ पढ़ना हमें है। ह्यूमन कंटेंट अराउंड आप तो तुम्हारे पास कितना, यानी 1 लाख टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो 1 लाख के तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, एटलीस्ट 1 लाख तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये हो गया। अब एक सेल को यदि हम तोड़ दिया जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ निकलेगा, तो ये बायोमॉलिक्यूल उनकी बिल्डिंग ब्लॉक यानी यूनिट है। जैसे हमारी शरीर क्या बोलते हैं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, अब देखो मॉलिक्यूल लेवल पे हम जा रहे हैं, प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम अमीनो एसिड बोलते हैं। अब अमीनो एसिड यानी H2 ग्रुप होता है। अब तुम सोच सकते हो कितने हम छोटे लेवल पे पहुंच चुके हैं। डीएनए देखा जाए तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होती है, ये भी हम बेसिक लेवल पे स्टडी जा कर लिए हैं, तभी तो उसमें जीन में इंटरफेयर हम करते हैं, तो ये भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। आरएनए देखा जाए तो राइबो न्यूक्लियोटाइड जो प्रोटीन सिंथेसिस और कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ये करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जो तुम्हारी जैसे ग्लूकोज, पॉली मतलब बहुत सारे, सेक्राइड मतलब शुगर ग्रुप, जैसे ग्लूकोज होगा जैसे में CHO ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट अलग, ग्लूकोज अलग, माल्टोज, फ्रैक्टोज, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। लिपिड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे फैटी एसिड बोलते हैं और ग्लिसरॉल बोलते हैं। अब तुम सोचो इन सबको ही जो हम देख रहे हैं ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब सेल को हम और फर्दर तोड़ दिए, किसके अंतर्गत तोड़ा जाता है, सेल के अंदर जाकर हम अच्छे तरीके से देखें हैं। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन, सेल के अंदर कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, लास्ट में स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। अब कहाँ कहाँ यदि बायोकेमिस्ट्री सीख लिया तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले ड्रग्स का फार्मूलेशन कर सकते हैं। ड्रग्स का फार्मूलेशन मतलब जैसे कोई भी दवा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जीरोडाल पी ले रहे हैं, जीरोडाल पी मतलब देखा जाए तो क्या क्या चीज़ होता है, जीरोडाल पी में देखा जाए तो एक आपके सामने साइक्लोफेनेक होता है, प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है PCM यानी पैरासीटामॉल होता है, ठीक है, ये पैरासीटामॉल होता है। अब देखा जाए तो इसकी पूरी ड्रग्स की यानी फार्मूलेशन आप कर सकते हैं, ठीक, मॉलिक्यूल लेवल पे, ठीक है। तो ड्रग्स की यानी फार्मूलेशन कर सकते हैं। हाफ लाइफ मतलब कोई ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो स्टेप बाय स्टेप कितने पर यानी 50% में जो टूटेगी, ब्रेक डाउन होगी, उसको लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पैरासीटामॉल का एग्जांपल लिया, मान लीजिए आप 500 mg ड्रग्स खाएं, हाफ लाइफ 50% टूट के हमारे शरीर के अंदर उपयोग होगी, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप टूटेगी, यानी हाफ लाइफ उसकी बनी रहेगी, ठीक। बायोकेमिकल टेस्ट बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या कर देते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट मतलब आपके शरीर से क्या निकाल देंगे, ब्लड अथवा कोई भी ड्रग्स हो गया, कुछ भी, ठीक, उसको एनालिसिस लैब लेवल पे अच्छे तरीके से जाके करेंगे, ठीक। तो इसमें भी कर सकते हैं, पैथोलॉजी में कर सकते हैं। जैसे मान लो तो हमें कोई डिजीज़ है, नहीं पता चल रहा तो ब्लड निकालते हैं, उसको बायोकेमिकल मशीन में अच्छे तरीके से मैकेनिज्म करके ब्लड की पूरी हिस्ट्री दे देते हैं। तो बायोकेमिकल टेस्ट इसमें कर सकते हैं, ठीक। ये तुम्हारे पास हो जा रहा है। ड्रग्स स्टोरेज मतलब उस ड्रग्स को स्टोरेज कैसे करना है। स्टोरेज मतलब हर एक दवाइयों का स्टोरेज कुछ ना कुछ सूटेबल कंडीशन होता है कि बताते हैं अच्छा ये केमिकल है, ये इतने टेम्परेचर पर सूटेबल रहेगा, तो उसको बताते हैं कि इतने टेम्परेचर पे आपको रखना पड़ेगा। कौन स्टडी करवाता है, बायोकेमिस्ट्री करवाती है। इसके अंदर भी ये जा सकते हैं। ड्रग्स मेटाबॉलिज्म ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ड्रग्स मेटाबॉलिज्म मतलब कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जाके कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, कि हम मुंह के थ्रू लेंगे तो पेट में जाएगा, लीवर में एब्जॉर्ब होगा, टारगेट ऑर्गन पर पहुंचेगा। ये सारी चीज़ें ड्रग्स मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती हैं। इसको आप जेनेटिक में जा सकते हैं। जेनेटिक मतलब डीएनए के बारे में पूरा, भी डीएनए की जो सबसे छोटी यूनिट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको आप तोड़ के जेनेटिक लेवल पे आप जाके स्टडी करेंगे, ये भी कर सकते हैं। एंजाइमोलॉजी मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ एंजाइम, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन तथा एंजाइम पूरी स्टडी ही कर रहे हैं, ठीक। तो इसी के अंदर अभी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, हार्मोन की स्टडी कर सकते हैं।
हार्मोन की स्टडी कर सकते हैं, सॉरी सर क्या हो गया भाई, ठीक है, हार्मोन की स्टडी कर सकते हैं। तो इतने चीज़ों में आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। इतना तुम्हारे पास स्कोप हो जाएगा। यदि मान लेते देखिए आएगा तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, जैसे डायरेक्ट स्कोप ऑफ फार्मिक, यानी देखो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी मत लिखिएगा, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जैसे देखिए टीचर जैसे पूछे उसी तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप उससे मन को मोहित करना है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना, सेल लेवल पे कैसे बायोकेमिस्ट्री काम करे, फिर स्कोप का ये फ्लो चार्ट बना देना और इससे एक्सप्लेन करना रहेगा, एक एक हेडिंग डाल के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या पूछ दिया इसके बारे में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया, यहाँ से पढ़िए क्या दे रखा है, इसको साइड में रखते हैं भाई। अब क्या दे रखा है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह फंक्शन वगैरह बताना पड़ेगा। अब भाई इसको तो हम नहीं जानते, हमको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको तो आप ऐसे धज्जियाँ उड़ा के लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से डायग्राम वगैरह अच्छे तरीके से मेंशन करिएगा, बनाइएगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिख रखा, सबसे पहले माइटोकांड्रिया हेडिंग डालना पड़ेगा, ठीक। माइटोकांड्रिया क्या होता, माइटोकांड्रिया जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, मतलब हमारे सेल के अंदर देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल में से एक है, न्यूक्लियस के बाद दूसरा नंबर इसका आता है। The energy required for the performing various life process is producing in the mitochondria, therefore the यानी rightly called power house of the cell। कहने का मतलब क्या होता है, यदि सेल को एनर्जी चाहिए, जैसे आपके घर में एनर्जी चाहिए, एनर्जी मतलब खाने के लिए सब कुछ, पैसा वगैरह कौन लाते हैं, आपके डैडी लाते हैं, ठीक। उस तरह से घर को चलाने के लिए क्या बच्चा चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक, और सब सारी चीज़ें। उसी तरह से सेल को चलाने के लिए, ठीक है, सेल को चलाने के लिए, ठीक है, सेल को चलाने के लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी एक्चुअल में कौन देता है, यही माइटोकांड्रिया देता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, जिससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक। ठीक, अब क्या लिखें, दोबारा पढ़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ ऑफ प्रोसेस, मतलब हमें लाइफ को चलाने के लिए अलग अलग स्टेप में एनर्जी चाहिए, जो कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकांड्रिया करता है, ठीक। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक। मुझे केमिस्ट्री का पेपर दे दीजिए 2023 का, ठीक। अब ग्रुप में ऐड हो गए तो हो जाएगा, चाहे व्हाट्सअप करेंगे कॉन्टेक्ट में दिया जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने, विद सोल्यूशन के साथ भी दे दिया जाएगा। इन माइटोकांड्रिया दिस एनर्जी प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब जो तुम्हारे पास माइटोकांड्रिया किसके रूप में एनर्जी को प्रोड्यूस कराती है, किसके रूप में, एटीपी के रूप में प्रोड्यूस कराती है। और एटीपी क्या है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। अब एटीपी कोई पूछेगा, हमारे यहाँ इंडिया में क्या चलता है, रुपया चलता है, अदर कंट्री में चले जाएंगे तो डॉलर रोकड़ा वगैरह चलता है। उसी तरह से सेल में भी क्या करती है, एक चीज़ चलती है जिसका नाम तुम्हारे पास एटीपी, वो कुछ समझता नहीं, केवल और केवल किसको समझेगा, एटीपी को समझेगा, ठीक। इसीलिए क्या होता है, यानी माइटोकांड्रिया दिस एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के रूप में निकालती है। एटीपी इज एनर्जी ऑफ द सेल, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, सेल की एनर्जी कौन होती है, एटीपी होती है। देयरफॉर कॉल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है, जो आपके सामने दिया गया है, ठीक। तो ये हो गया आपका स्टेप, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया आपके बारे में, ठीक है। किससे कांटेक्ट होगा, आप वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से नंबर लीजिएगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन के बाद स्ट्रक्चर। ये देखा जाए तो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, लॉन्ग में आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऐसे प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये ऐसे नॉर्मल होता है, ठीक है, ये ऐसे प्यारा सा नॉर्मल होता है यहाँ से, ठीक। ये नॉर्मल सबसे बाहरी जो लेयर होती है, ठीक है, सबसे इसकी ये भी डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, किस मेम्ब्रेन की, डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या कर देते हैं सर, नंबर दे दीजिए। अब बताइए नीतीश जी, हम लेक्चर ख़त्म करके आपको नंबर हम यहाँ लिखें, ठीक है। आपसे अनुरोध कर रहे हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा भाई, वहाँ नंबर मेंशन है भाई, ठीक। अभी पढ़ा लेने दीजिए भाई, ठीक है।
आप समझदार डी फार्मा कर रहे हैं, बताइए सब लोग ऐसी ऐसी, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें ऐसा कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, तो इसकी ये डबल मेम्ब्रेन की होती है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है, ये सीधी होती है, देखिए फ्लैट होती है। और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, अपने आप में ऐसे धंसी होती है, ठीक है, ऐसे धंसी हुई होती है, ठीक है, ऐसे धंसी होती है, जिसका नाम क्या होता है, क्रिस्टी होता है। ठीक, ये धंसी हुई वाला पोर्शन क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। इसके अंदर ऐसे लिक्विड भरा होता है, क्या होता है, ऐसे लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को मैट्रिक्स नाम दिया जाता है। ठीक, जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे तुम्हारे पास पार्टिकल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम अथवा F1 पार्टिकल बोला जाता है। इसी के अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो जो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है हमारे सेल के अंदर, इसी के अंदर होता है, किसके अंतर्गत, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीसोम अथवा F1 पार्टिकल बोला जाता है। इसके पास खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। इसके पास खुद का DNA होता है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके सामने। इसके कितने चीज़ हो गए, यानी देखो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर घुस के क्या बनाती है, ठीक, इनर मेम्ब्रेन अंदर ही घुस के क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है। अब क्रिस्टी क्या होती है, तो बोलेंगे क्रिस्टी जो फिंगर लाइक अपीयरेंस होता है। ठीक, फिंगर लाइक अपीयरेंस होता है, जो अपना काम करता है। ठीक, फिर क्या दे रखा, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन फ्लैट होती है। उसके बाद क्रिस्टी होती है। क्रिस्टी मतलब ये जो फिंगर लाइक अपीयरेंस होता है, ऐसे फिंगर लाइक अपीयरेंस जो होती है उसको क्रिस्टी बोला जाता है। और मैट्रिक्स, इसके अंदर जो फ्लूइड यानी फ्लूइड फिलअप होता है उसको क्या बोला जाता है बाबू, मैट्रिक्स बोला जाता है। ऑक्सीसोम, जिसे हम F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, इसी के अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो आपका, ठीक, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, 2024 के पेपर का सलूशन दे दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, हम नेक्स्ट पे आते हैं, फंक्शन पे आते हैं। अब इसका एक्चुअल में काम क्या है, ध्यान से सुनिए। पहले इसका तो बहुत काम है, प्रोड्यूस द एनर्जी नेसेसरी फॉर द सेल एंड सर्वाइव एंड फंक्शन। मतलब क्या होगा, सेल को सर्वाइव करने के लिए और काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए कौन देता है, एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड कराता है। फिर क्या दे रखा, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ यानी एपोटोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ही डिसाइड करता है। जैसे मान लेते कोई ऐसा सेल है जो डैमेज हो के अदर सेल को खराब कर सकता है, तो ये क्या कर देती है, प्लानिंग बनाती है। कौन, न्यूक्लियस बोलता है किससे, लाइसोसोम मार देता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बोलता है इसके अंदर जो एनर्जी है किसी दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उसके बाद सेल को डेथ कर दिया जाता है। आल्सो अकर इन ग्लाइकोलाइसिस, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस होता नहीं, ये यानी जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस पाया जाता है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल देखा जाए तो जो इसकी तुम्हारे पास मैट्रिक्स होता है उसके अंदर पाया जाता। कैल्शियम स्टोरेज की जिम्मेदारी इसी को दी जाती है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब स्टेप कहाँ होते हैं हमारे देखो सेल हो गया ना, तो सेल के अंदर सबसे पहले क्या जाता है, ग्लूकोज जाता है। तो ग्लूकोज का पूरी तरह से जब ब्रेक डाउन किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ से क्या बन जाता है, पाइरूवेट बन जाता है। ठीक है, पाइरूवेट बनता है। ये प्राइवेट यानी देखो ये जो जितना भी प्रोसेस होता है, ये सब जितना भी प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें, साइटोप्लाज्म में। अभी भी MCQ पूछा गया, ग्लूकोज का जो पहला स्टेप ग्लूकोज पाइरूवेट में कहाँ यानी किस एरिया में, ठीक है, किस एरिया में, ठीक है, काम होता, तो साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होता। BT एग्जाम का कब से है, ऐसे ऐसे लोग हैं यार, कब से है कब है। ठीक है, ये एकदम से पढ़ने नहीं आते भाई, क्या किया जाए। ठीक है, तो देखिए अब पाइरूवेट क्या होता है, ये दो स्टेप में हमारे पास देखा जाए तो क्रेब्स साइकिल होती है और ETC होती है, इलेक्ट्रॉन यानी देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। इसमें ये देखा जाए तो तुम्हारे पास जो पाइरूवेट टूटता तब जाके 38 ATP हमें प्रोड्यूस होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये सब ये देखा जाए तो ये जो प्रोसेस होता है किसके अंतर्गत होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, लवलेश जी आप ऐसा काम कर रहे हैं, बताइए। ठीक, अभी शांत सी पढ़िए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तीसरा नंबर, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस ऑन द केमिकल नेचर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। याद रखना अमीनो एसिड यानी प्रोटीन जो समझते हैं ना, अमीनो एसिड की तुम्हारे पास क्या करना, क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। क्यों, क्योंकि ये बहुतों बार क्या होगा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रोटीन के बारे में एक्चुअल में हमें अमीनो एसिड के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम प्रोटीन के बारे में देंगे। नहीं लिखने का मन करता तो आप यहाँ से लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि प्रोटीन की जो यूनिट होती है, ये छोटी यूनिट होती है, अमीनो एसिड होती है। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे देना प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन ये पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है, जैसे पेप्टाइड बहुत सारे बाइंडिंग होती तो उससे क्या बनते हैं, ठीक, अमीनो एसिड चैन में जुड़ती है। अब बहुत सारा हो जाता है इसलिए पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। दे आर द लीनियर चैन ऑफ अमीनो एसिड लिंकेज बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब क्या होता है, यदि देखा जाए तो एक्चुअल में, ठीक, ऐसे लीनियर चैन होती है, एक यहाँ पर हो जाता, दो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये जो चैन जुड़ा हुआ, तो ये जितने भी हम देखे ऐसे गुच्छे नुमा बना है, इसको क्या बोला जाता है एक्चुअल में, अमीनो एसिड बोला जाता है। इसके बीच में ये जो बॉन्ड है इसी को पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास लिखा लीनियर चैन ऑफ द अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। अब कोई पूछेगा प्रोटीन किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ईच प्रोटीन इज पॉलीमर अमीनो एसिड। हर एक प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड वो होते हैं, तब प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग ऑफ फूड। मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग कौन करता है, प्रोटीन। जैसे अभी जिम वाले बंदे देखेंगे, मसल गेन करने के लिए अपने आप को क्या कर देते हैं, प्रोटीन देते हैं। तो ईच देखा प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। जनरली फाउंड इन फूड सोर्स, जैसे सीरियल हो गया, मीट हो गया, सीरियल मतलब दाल वगैरह खा रहे हैं, पल्सेस वगैरह खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पल्सेस भी लिख दिया जाए। पल्सेस वगैरह में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। चना का दाल खाइए या कच्चा चना खाइए, भूजा चना खाइए, तो इन सब में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब हम आते हैं अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अमीनो एसिड थोड़ा सा, और इधर भी हम बायोलॉजिकल सोर्स भी बता देंगे, क्योंकि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग में रहेगा, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करके बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अमीनो एसिड क्या होता है, लिखा जाए तो अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल प्रोटीन। मतलब जितने भी प्रोटीन बन रहे हैं सब किससे मिलकर बने होते हैं, एक्चुअल में अमीनो एसिड से। जैसे आपके घर में दीवार किससे बनता है, ईंट और सीमेंट से बनता है। उसी तरह से प्रोटीन बनाना है तो बहुत सारी तुम्हारे पास क्या करना, अमीनो एसिड जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपके सामने ईंटा हो गया, ठीक है, दीवार बनानी है, ठीक है, ऐसे दीवार बनानी, तो एक ईंटा फिर इसके बीच में सीमेंट, फिर एक ईंटा फिर इसके बीच में सीमेंट, ऐसे होती है। तो इनके बीच में जो सीमेंट समझो, ठीक है, ये जो ईंटा समझो तुम अमीनो एसिड, क्या समझो, अमीनो एसिड समझो, ए। और इसके बीच में ये जो सीमेंट यहाँ पर डाला गया, इसको समझिए आप पेप्टाइड बॉन्ड डालिए, तो वही बोला गया अमीनो एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्रोटीन, ठीक। देयर आर द 20 अमीनो एसिड कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन। मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो कितने, नॉर्मली देखा जाए तो तुम्हारे पास देखा जाए तो कईयों 100 यानी कईयों 20 प्रोटीन हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ हमने यहाँ पर लिखा है, एनालिन हो गया, सिस्टीन हो गया, प्रोलीन हो गया, लाइसिन हो गया, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब तुम्हारे पास कहेंगे इसमें 2 साइड होती है, ठीक है, 2 साइड। ये तुम्हारे पास देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो ये, अब ये आर मतलब कितनी भी बड़ी चेन आप बना सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आर साइड होता है, ठीक है, ये एल साइड होता है। नहीं बनाएंगे तभी कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है। ये आप समझ जाएंगे ना, तो स्ट्रक्चर आप है यानी लाइसिन, ग्लाइसिन। अब ये पूछ जाता है कभी कभी पूछ देगा स्ट्रक्चर आप, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, तो आप कैसे कहाँ करेंगे, इसलिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए NH2 और CO के ऊपर H जुड़ा हुआ। अब इस R की जगह आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कितनी भी बड़ी चैन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही R की जगह जोड़ सकते हैं। इसमें देखो NH2 को उठा कर रखो इसको, और अब इसको रोटेट करा दो, रोटेशन जिसे बोला जाता है। देखो रोटेट करके ऐसे करिए, ये वाला उठा के यहाँ चला जाएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला उठा के ऐसे रोटेट करेंगे, देखिए ये वाला उठ के यहाँ चला और ये वाला उठ के यहाँ चला, ये वाला उठ के इधर चला जाएगा, R की जगह फिक्स होता है, चाहे जहाँ या कुछ भी जोड़ सकते हैं। अब ये यदि समझे होंगे तो ये आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइसिन का स्ट्रक्चर तुम्हारे पास क्या होता है, अब केवल पूछेगा एग्जाम्पल आप अमीनो एसिड, तो इसमें से 2-3 लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक। तो इसमें तुम्हारे पास CO, यहाँ पर COH होता है, H होता है, और C यानी H2 और C होता है, ग्लाइसिन इसका एग्जाम्पल आ जाता है। और एनालिन आपका ये एग्जाम्पल, देखिए H की जगह CH3 ग्रुप जोड़ दिया। अब CH2OH, अब कितनी भी बड़ी चैन जोड़ सकते हैं, इसका सेरीन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। अब हमसे कहा था क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आपके सामने ये प्यारा सा रहा भाव क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चैन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रियल रिक्वायरमेंट, मतलब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के आधार पर देखा जाए तो ये तुम्हारे पास किया गया है ये, और ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चैन के आधार पर किया गया, ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है केमिकल के आधार पर, ठीक है।
ठीक है, केमिकल नेचर के आधार पर। क्यों? अब इसे कौन कौन से आते हैं, यानी लिखा है एलिफैटिक अमीनो एसिड। एलिफैटिक अमीनो एसिड मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, कुछ एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड यानी एसिडिक नेचर का देखा जाए तो ग्लूटामिक आते हैं, ग्लूटामीन आता है। बेसिक नेचर पे देखा जाए तो तुम्हारे पास कौन आते हैं, यानी आर्जिनिन आते हैं और लाइसिन। आर्जिनिन देखा जाए तो जो कौन से लवर होते हैं जी, ये जो बिल्डिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, मसल जिम वगैरह करते हैं, वो सबसे ज़्यादा लेते हैं। लाइसिन हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, एनालिन हो जाएगा। तो ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, सल्फर कंटेनिंग देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, सिस्टीन हो जाएगा, और तुम्हारे पास सिस्टीन यानी इन हो जाएगा, सिस्टीन हो जाएगा, मेथियोनिन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एरोमेटिक में देखा जाए तो फिनाल, ठीक है, फिनाल एनालिन हो जाएगा और टायरोसिन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक में देखा जाए तो प्रोलीन हो जाएगा और हिस्टामिन यानी हिस्टिडीन हो जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ खाने के आधार पर देखा जाए तो तुम्हारे पास दो होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसेंशियल मतलब क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर सिंथेसिस नहीं होता, तो इसे बाहर से हमें लेना पड़ता है। इसमें वैलिन आ जाएगा, लाइसिन आ जाएगा और ट्राइप्टोफेन आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल होता है। अब सर कहेंगे हम ये तो प्रोटीन लेते नहीं, जो फूड आइटम खाते हैं उससे मेंटेन हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, इसलिए बोला था बैलेंस डाइट करिए। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसिस इन बॉडी, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट बाहर से नहीं पड़ती, बॉडी अपने आप सिंथेसिस कर देती है। जैसे एग्जांपल में ग्लाइसिन हो जाएगा और सेरीन इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पेपर किस ईयर का है सर, सॉल्व करा रहे हैं 2024 का भाई। ठीक है, थंबनेल वगैरह देख लिया करो यार। यानी बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड, इसका एक्चुअल में बायोलॉजिकल रोल क्या होता है। ठीक है, अमीनो एसिड का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक होती है। एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इसी से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे हमारी मसल गेन होती है। फ्यू अमीनो एसिड आर आल्सो, ठीक है, फ्यू अमीनो एसिड आर आल्सो यूज द न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन की तरह काम करते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन की तरह काम करते हैं। ठीक है, हार्मोन की तरह काम करते हैं। थियोनिन देखा जाए तो प्रिवेंट द फैटी एसिड बिल्डअप इन लीवर, मतलब ये जो तुम्हारे पास यानी थियोनिन होता है, थियोनिन देखा जाए तो एक तरह का अमीनो एसिड होता है। ठीक, एक तरह का अमीनो एसिड होता है जो हमारे लीवर में नहीं कहते हैं, लीवर में यार फैटी लीवर हो गया, लीवर इनका बढ़ गया। ठीक है, लीवर बढ़ गया, ऐसे सुने होंगे। तो ये यदि आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो हमारे लीवर के अंदर जो डिपोजिट हो रहा है उसको रोकेगा। ठीक, लाइसिन देखा जाए तो इनहिबिट द वायरस, मतलब ये वायरस से लड़ने में मदद करेगा, वायरस को कर देगा ए मारा दू तमाचा भाग जाए यहाँ से, ऐसे बोलेगा। यानी हिस्टाडीन, हिस्टाडीन देखा जाए तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, किसी पर्सन को डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी का प्रोडक्शन यदि कम हो गया तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हिस्टाडीन का प्रयोग करते हैं। हिस्टाडीन याद रखना, हिस्टामीन एक दवा, हिस्टाडीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये रहा है आपका। ठीक है, किस नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पास, तीसरे नंबर का। सबसे पहले अमीनो एसिड क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या, उसका बायोलॉजिकल रोल, हम सूटेबल एग्जांपल पूरा अच्छे तरीके से देख लिए। नेक्स्ट में चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है चौथा नंबर, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए क्या रखा, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, इसमें देखिए बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजिया नहीं थी उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है। अभी आप रील देखे होंगे टेक्नोलॉजिया। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। सर फर्स्ट ईयर का नोट कहाँ से मिलेगा भाई, आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से देखिएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। लाइन इथिक्स पेपर सोल्यूशन 2024 का, ये क्या है भाई, ठीक है, यही तो है 2024 का पेपर सोल्यूशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से, बायोटेक्नोलॉजी पेड है या फ्री। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी चैनल वगैरह देखिए। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड बायो प्रोसेस इन यानी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, अदर फील्ड यूजिंग द बाई प्रोडक्ट। कहने का मतलब बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप 10 साल पहले अथवा 5 साल पहले आप देखे होंगे आम केवल 2-4 वैरायटी आती थी जो गांव में होती थी। अब टेक्नोलॉजी की मदद से उसके अंदर जीन में कोई ना कोई चेंजेस कर दिया, पौधे छोटे छोटे फर रहे हैं। यस सर, वो बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है।
ठीक। और तुम्हारे पास क्या देखा जाए बायोटेक्नोलॉजी का और कमान क्या हम बताएं, ठीक है। जैसे अभी गुलाब देखा जाए तो पहले देखा जाए तो एक ही कलर का आता था, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक ही कलर का आता, बट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कईयों कलर का देखा जाए तो हमारे पास है। तो ये सब किसकी मदद से हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इसमें इंजीनियरिंग, अब बायोटेक्नोलॉजी से आप सिलेबस जैसे इंटर पास हो गए हैं, ठीक है, आप बायोटेक्नोलॉजी से कोर्स भी कर सकते हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी दोनों उपस्थित है, ठीक है। इसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इसके द्वारा मेडिसिन के द्वारा किया जाता है, जो अदर अदर फील्ड में बायो प्रोडक्ट बनाने के तौर पे प्रयोग किया जाता है, ठीक। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इंडिकेट द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट बाय द मॉडिफाई द ह्यूमन हेल्थ इन इन्वायरमेंटल। देखिए प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दिया गया, देखो प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दिया इससे ह्यूमन हेल्थ को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जा रही हैं, जो इन्वायरमेंट को अच्छे रख रही है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो जाएंगे इनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन द फर्दर एक्सपेंड, अब इस समय बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है। होस्ट ऑफ द न्यू मॉलिक्यूल, अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल की हम होस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेंशन अच्छी तरीके से इन्वेंशन कर रहे हैं, विच परमिट मेकिंग द यूनिक चेंज टू ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थोड़ी थोड़ी हम यूनिक चेंजेस कर रहे हैं। जैसे अभी कुत्ता देखा जाए, ठीक है, पहले देसी वगैरह कुत्ता होता था, ठीक, ज़्यादा कोई कुत्ता को पालता नहीं, तब देखेंगे इतनी खतरनाक ब्रीड आ गई हो जो खतरनाक टाइम में, उसके अंदर किसके मदद से की जा रही है, इसी के अंदर से वो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए के अंदर चेंजेज कर दे रहे हैं, ठीक है। और बिल्लियाँ भी, पहले देखो बिल्ली कोई ज़्यादा पालता नहीं था, अभी हमारे, ठीक है, फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल में, तो उनके पास देखा जाए तो बिल्ली जानते हो बॉम्बे से खरीद के लाए, हम छोटे से सिटी में रहते हैं, ठीक है, यूपी को, वो बॉम्बे से खरीद के लाए। जानते हो कितने का, 3,20,000 की बिल्ली है, वो 3 कलर की है कहा जाता है। अब तुम सोचो उसके प्रॉपर एसी वगैरह रखी गए, तो उसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन किया गया होगा, नई नई टेक्नोलॉजी से नए नए जीव बनाए जा रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूनिक चेंजेज कर दिया गया, किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इज द कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल अथवा केमिकल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। अब तुम सोच सकते हो बायोलॉजिकल, केमिकल एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विद द वेरियस यूज ऑफ एग्रीकल्चर में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अभी अपने दादा दादा पूछिएगा, पहले 1 बीघा में देखा जाए तो ज़्यादा अमाउंट में धान गेहूँ नहीं होता, नहीं तो अब देखा जाए तो नई नई टेक्नोलॉजी से नए नए धान की वैरायटी, गेहूँ की वैरायटी। अभी तुम्हारे पास गेहूँ धान की वैरायटी, आप समझिए धान की वैरायटी में देखेंगे कईयों धान की वैरायटी आती है, जो लोग प्रेजेंट टाइम में खा रहे हैं। एग्रीकल्चर में, मेडिकल फील्ड में तो देख रहे हैं भाई नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप ही हो रही है, जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से काम कर रही है। इंडस्ट्रीज में अब देखा जाए, पहले देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां इंडस्ट्रीज बैठाती थी, बट उतना डेवलप वगैरह नहीं थी। बट अब देखा जाए तो इंडस्ट्रीज बैठा रही बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्वायरमेंटल सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है, जो अपने आप को मेंटेन कर रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी नई टेक्नोलॉजी से मशीनों के द्वारा उसे क्या कर दे रहा है, काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इंट्रोडक्शन के बारे में। एप्लीकेशन इन मेडिसिन, मेडिसिन में कैसे तुम कर सकते हो, तो पहला ड्रग्स डेवलपमेंट, मान लेते हैं आपको दवाइयाँ डेवलपमेंट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, ड्रग्स डेवलपमेंट में देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी इनेबल द प्रोडक्शन ऑफ द थेरेपेटिक प्रोटीन, इंसुलिन हो गया चाहे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीट कैंसर। कहने का मतलब क्या होगा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से मदद से ड्रग्स में कुछ न कुछ डेवलपमेंट किया गया, जिससे हम प्रोटीन थेरेपी, जैसे किसी पर्सन को इंसुलिन देना है तो नई नई तुम्हारे पास इंसुलिन का इंजेक्शन प्रेजेंट है, जिससे दे सकते हैं। एक बार यदि कर लिए तो कईयों लंबे समय तक आप मेंटेन रहेंगे। क्लोनल एंटीबॉडी मतलब कैंसर को क्लोन किया गया और कैंसर को ट्रीट करने के लिए उसके प्रति दवाइयाँ बना दी गई हैं, जो ड्रग्स के डेवलपमेंट में प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद तुम्हारे पास देखा जाए तो जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या होता है, करेक्ट डिफेक्टिव जीन, ठीक है, टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर। कहने का मतलब क्या होता है, यदि आप नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, ये मान लेते हैं नॉर्मल आपके सामने, ये क्या बना रहे हैं गुरुदेव, ठीक है, ये आपके नॉर्मल डीएनए, इसके अंदर जो तुम्हारे पास जीन है, मान लेते ये जीन है और ये जीन है। अब ये जीन मान लेते 13वें नंबर का जीन खराब है, तो इसको हटा के एक नया जीन यहाँ पर क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, जिसे जीन थेरेपी बोलते हैं। इसमें इसको किसको डिजीज के, जैसे सिस्टिक यानी फिब्रोसिस को ठीक करने के लिए, ऐसे बहुत सारी डिजीज ठीक करने के लिए इस कैटेगरी की बायोटेक्नोलॉजी की मदद दी जाती है, जो जीन थेरेपी की जाती है। इसका भी अलग से कोर्स होता भाई। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कोई दवाइयाँ होती है ना, ठीक है, कुछ दवाइयाँ होती, एक स्पेशल दवाइयाँ होती कि ये बैक्टीरिया को आराम से किल कर देगा, ठीक है, आराम से ये किल कर देगा। तो अब वही तुम्हारे पास यूज जेनेटिक प्रोफाइलिंग
यहाँ लिखा टॉयलर, ठीक है, टॉयलर ट्रीटमेंट, ठीक, इम्प्रूविंग इफिकेसी एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट कम हो और उस बैक्टीरिया को पूरी तरह से क्या कर दे, किल कर दे। जैसे अभी देखा जाए तो अभी गांव में यहाँ पर बहुत सारे जगह होता, जगह गांव नहीं बहुत सारे जगह होता, सब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, कि मतलब ये नहीं दवा ये दवा दे दो तो काम करवा करेगा बट अच्छे अच्छे डॉक्टर होते तो पूरी तरह से चेकअप करा लेते हैं। अब बताओ चेक करा लिए, ठीक, अब उस पर्सनल मेडिसिन जान गए कि अच्छा ये बैक्टीरिया है अथवा वायरस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दवा काम करेगी, सटीक दे के वो क्या कर देंगे, ठीक, हेल्थ को बढ़िया मस्त कर देंगे और साइड इफेक्ट कम से कम हो। डायग्नोज देखा जाए, डेवलप इन तुम्हारे पास एडवांस डायग्नोस्टिक टूल प्रेजेंट है, जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो नए नए टूल्स प्रेजेंट है। अभी देखा जाए तो पहले लोग ऑपरेशन वगैरह करते थे तो किससे, हाथ से करते, तब रोबोटिक जमाना आ गया, नई नई टेक्नोलॉजी उपस्थित हो रही है। पीसीएम टेस्ट तुम्हारे पीसीआर यानी पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है, इससे डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा मिले तो पूरी चेन बना के हम कईयों हजार डीएनए बना सकते हैं आपकी कॉपी करके। बायोसेंसर का प्रयोग किया गया है जो बहुत सारी मशीनें करती हैं, ठीक, इसी के मदद से की गई है। ठीक, ये तो हो गया मेडिसिन के बारे में। एप्लीकेशन इन वैक्सीन, वैक्सीन में बायोटेक्नोलॉजी कहाँ प्रयोग किया गया, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनेशन, मतलब इसमें क्या होगा, जीन फ्रॉम द पैथोजन आर इंसर्ट इनटू द हार्मलेस वेक्टर, मतलब क्या कर देते हैं, सबसे पहले जीन लेते हैं और पैथोजन के अंतर्गत कोई हार्मलेस, जो हार्म उसे नुकसान न करे, उसके अंदर इंटर करा देते हैं और वो क्या कर देता, अब जो पैथोजन जिसके अंदर डाला गया उसके प्रति एंटीजन बनाएगा और एंटीबॉडी दोनों बनाएगा और अपने आप को मेंटेन करेगा। तो इसमें तुम्हारे पास क्या लिखा है, देखो, इंसर्ट इनटू द हार्मलेस वेक्टर टू यानी प्रोड्यूस एंटीजन, उसके प्रति वो एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम यानी एग्जाम्पल में देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होता है। अब हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, अलग अलग तुम्हारे पास होता है, ठीक है, B1 B2 ऐसे बहुत सारा होता है, ठीक है, जो बी बड़ी खतरनाक कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसके लिए कईयों तुम्हारे पास पोर्शन होते हैं, इसमें कर सकते हैं। mRNA सिंथेसिस वैक्सीन में क्या होता है, कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद मदद से बनाया जाता है, तो भी मुझे मोस्टली किस प्रोटीन के सिंथेसिस से, mRNA की प्रोटीन के सिंथेसिस से मदद से बनाया जाता है। ऐसे आरएनए देखेंगे, tRNA, sRNA, mRNA, तो mRNA मैसेंजर आरएनए होता है, यही मैसेज को भेज के बनाता है। तुम्हारे पास लिखा क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस इनकोडिंग पैथोजन प्रोटीन, मतलब जो पैथोजन प्रोटीन है उसको हम डिकोड कर लेते हैं। अच्छा, ये डिकोड हो गया है तो इसके प्रति वैक्सीन बना दो, मार एक ही बार में लगाएंगे और डिकोडिंग के द्वारा मार दिया जाएगा। स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 वैक्सीन हो गया, इसी पे वर्क कर रहा है, उसकी सारी कोडिंग हम जान ली, उसके प्रति हमने वैक्सीन बना दी। डीएनए वैक्सीन, प्लाज्मिक डीएनए इनकोडिंग एंटीजन टू द ट्रिगर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, मतलब हमें क्या करेगा, ये देंगे ना वैक्सीन तो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जैसे जो भी वायरस है हमारे शरीर के अंदर हम मेंटेन रहेंगे। जैसे HIV किसी पर्सन को हो गया तो HIV में एक्चुअल में कोई दवा नहीं बनी, बट हम कुछ केसेस में, ठीक है, कुछ केसेस में हम क्या कर देते हैं, इसका उपयोग करके, ठीक है, हम इम्यूनिटी को बूस्ट करके और इसे क्या कर देते हैं, कम करते होती। अब ये सब यूनिट के अंतर्गत क्या आते हैं, कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जो सब यूनिट के अंतर्गत आती है। यूज मॉडिफाई वायरस टू डिलीवर पैथोजन जीन, ठीक है, जीन प्रो, ठीक है, प्रोम्पेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब प्रमोटिंग है, ठीक है, प्रमोटिंग, TING कैसे ली थी है, प्रमोटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जो इम्यूनिटी सिस्टम उसे प्रमोट करेंगे कि लो भैया तू लड़ा, हम बाटी, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, अब इस पे तरफ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या दिया है, क्या दिया, डिस्कस इन एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन एंड वैक्सीन तो हो ही गया। क्या दिया, डिस्कस इन फंक्शन ऑफ कैल्शियम सोडियम आयरन एंड जिंक, कैल्शियम बताना पड़ेगा, सोडियम बताना पड़ेगा और आयरन बताना पड़ेगा, जिंक इन आवर बॉडी, मतलब बोला जाए, ठीक है, नॉर्मल बात की जाए, ठीक है, तो नॉर्मल बात की जाए जो, तो हमारे पास हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का क्या काम है, सोडियम का क्या काम है, आयरन का क्या काम है और जिंक का क्या काम है। एक्चुअल में ये सब चीज़ देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या है बाबू, ठीक है, ये सब देखा जाए तो हमारे पास मिनरल है। तो सबसे पहले मिनरल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, इनके बारे में लिख के फंक्शन, इनके बारे में लिख के फंक्शन, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपके सामने यहाँ दिया गया है मिनरल के बारे में, लॉन्ग है तो इसी तरह से हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मिनरल क्या होता है, मिनरल इज ए वाइटल
फॉर द स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल रेगुलेटिंग प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए, स्ट्रक्चरी यानी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब हड्डी बनाने के लिए, क्योंकि हड्डी नहीं बनेगा तो ह्यूमन बॉडी सही से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो और इसका फंक्शन बहुत सारे काम करने के लिए यदि देखा जाए तो सब मिनरल बड़ी ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक, मिनरल बायोटेक्नोलॉजी स्टडी द रोल ऑफ मिनरल इसेंशियल इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। कहने का मतलब क्या कर रखा, जो मिनरल बायोटेक्नोलॉजी होती है जो मिनरल के, ठीक है, स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। यह जो मिनरल बायोकेमिस्ट्री जो मिनरल के पूरे स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में सबको डिटेल में जानकारी रखते हैं। इसेंशियल इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो बहुत ज़रूरी हैं उन सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी मिनरल के अंतर्गत होती है। और क्या लिख रखा है यहाँ पर आते हैं, टाइप देखा जाए तो ये तो तुम्हारे पास दो टाइप के होते हैं, एक मैक्रो मिनरल, एक तुम्हारे पास माइक्रो। माइक्रो मतलब मैक्रो को मेगा भी बोला जाता है, इसे बोलने में आपको कन्फ्यूजन है तो मेगा भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको ये ज़्यादा अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है तो क्या लिखा है, रिक्वायर द लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है उससे मैक्रो मालिक्यूल बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे तुम क्वेश्चन पूछ दे डिफाइन माइक्रो मालिक्यूल एंड देयर एग्जाम्पल, तो लिखेंगे, ठीक है, दो सब्सटेंस विच आर रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट या लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज माइक्रो मिनरल बोला जाता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, बहुत सारा हम लिख सकते हैं बट हमने यहाँ से ज़्यादा नहीं लिखा है। ठीक, अब तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, माइक्रो मिनरल क्या होते हैं। ठीक है, लिखा है रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, मतलब इसकी ज़रूरत क्या होती है, हमारे शरीर के अंतर्गत देखा जाए तो कुछ ही स्मॉल अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसका एग्जांपल देखा जाए तो आयरन होगा इसका एग्जांपल, मिनरल होगा इसका एग्जांपल, कॉपर होगा इनका एग्जांपल, आयोडीन होगा इसका एग्जांपल के बारे में। ठीक, तो ये माइक्रो मालिक्यूल और ये मैक्रो, याद रखना मेगा और माइक्रो भी वो लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप लिखने के लिए कहेंगे तो हम इसे लिख देंगे, ये हो जाएगा इनके बारे में। अब एक एक के बारे में हमें बताना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, देखिए किसके बारे में बताना पड़ेगा, कैल्शियम के बारे में, उसके बाद सोडियम, आयरन, फिर जिंक के बारे में। तो कैल्शियम क्या होता है, अब कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा लिख दे, इसका काम लिख देते हैं। इट इज़ द चीपेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन तथा टीथ एंड इट्स ब्लड, मतलब ये देखा जाए तो हमारे पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास जो बोन होती है, टीथ होता है, इन सब के लिए ज़रूरी होती है। कैल्शियम इज फाउंड इन द आयनाइज फॉर्म, ये मत सोचना कि कैल्शियम ऐसे ही पाया जाता है, ये आयन के फॉर्म में रहता है, कैल्शियम आयन के फॉर्म में, यानी कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। कैल्शियम इज ए कंज्यूम इनटू द डाइट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम फास्फेट, मतलब जो हम कैल्शियम फास्फेट है उसको जो डाइट के रूप में लेते हैं, चाहे साग खाएं, चाहे ग्रीन वेजिटेबल खाएं, चाहे अंडा खाएं, चाहे दूध पिएं, इन सब से हमें कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो ये हमें बताना पड़ेगा इसी के अंतर्गत। अब इसका एक्चुअल में काम क्या होता है, बोन फार्मेशन में कैल्शियम की मदद मिलती है, टीथ फार्मेशन में मतलब दांत को बनाना है तो कैल्शियम की मदद लेनी पड़ती है। ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन तुम्हारे पास हो गया, जैसे तुम्हारे पास प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है तो जो ऊपर से यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज आ रहा है, ठीक है, वो थ्रोम्बोकाइनेज आ रहा है जो कैल्शियम की उपस्थिति में जब काम कर रहा है वहाँ पर ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल को कॉन्ट्रैक्ट तथा रिलैक्स करना, तो यानी कैल्शियम यानी क्या बोलते हैं, कैल्शियम थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जैसे ठीक है कैल्शियम स्लाइडिंग थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। हार्मोन एक्शन, मतलब हार्मोन को यदि काम करना है तो कैल्शियम की मदद से ही कर पाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। सोडियम के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। इट इज ए ब्रीथ है, ठीक है, ब्रीफ कैटायन इन द, ठीक, ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर डेवलपमेंट, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डेवलपमेंट हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम प्रॉपर अमाउंट में लेना पड़ेगा। अब इसके में काम क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर यानी क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी, मतलब जो मसल का, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है उसको बहुत एक्साइटमेंट कर देगा, यही करवाता है, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में नमक खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड, मतलब शरीर के अंदर फ्लूइड को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मतलब जो मेम्ब्रेन है, जो तुम्हारी पास सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे ट्रांसपोर्ट होकर अंदर की तरफ नहीं जा पाएंगे, उस तरह से पूरी तरह से मर जाएंगे। तो ये सोडियम के बारे में हो गया। अब हम आते हैं किस पे, आयरन के बारे में। आयरन क्या होता है, आयरन इट इज द, ठीक है, सफिशिएंट, यानी क्या होता है, सफिशिएंट फॉर द एनी प्रोटीन इन एंजाइम, मतलब देखा जाए तो एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं वो सफिशिएंट, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आयरन की होती है। द लिखा चीफ सोर्स ऑफ द आयरन,
ठीक है। आयरन कहाँ पर पाया जाता है? सोर्स देखा जाए तो लीफ वेजिटेबल, जो ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, जैसे बथुआ हो गया और अन्य चीज़ें हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है बाबू? आयरन की मात्रा पाया जाता है। एक्चुअल में इसका क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ट्रैप करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की जिम्मेदारी होती है। एंजाइमेटिक डिसऑर्डर देखा जाए तो क्या होता है? ठीक है। अब ये होगा दूसरा एंजाइमेटिक फंक्शन, मतलब एंजाइम को फंक्शन कराने के लिए, काम कराने के लिए हम क्या कर देते हैं? आयरन का उपयोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट यानी लिखा है प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब कोई फीमेल है प्रेग्नेंट है तो उसको प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, जैसे बेबी अच्छे से ग्रोथ कर पाए आराम से। ठीक, तो इन सबको जिम्मेदारी किसकी दी जाती है? आयरन की दी जाती है। जिंक क्या करता है गुरुदेव? इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जिंक इज द प्रेसेसिव नेचर का होता है, प्रेसेसिव नेचर का होता है। ठीक, फिर क्या दे रखा है? अब मान लेते तुम्हारे पास यानी लिखा है प्रेसेसिव नेचर इज एसेंशियल फॉर द मैनी अदर एंजाइम, जैसे लीवर एल्कोहल, डी क्या लिखा? डिहाइड्रोजिनेज करना है। ठीक, मान लेते हमारे शरीर के अंदर लीवर में ठीक है एल्कोहल है तो उसको डिहाइड्रोजिनेज करना, तो इसकी जिम्मेदारी देती है। कंप्लीट यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है उसको कंप्लीट मेंटेन करने की जिम्मेदारी जिंक की होती है। अभी करते क्या है? यानी एंजाइम एक्टिवेट करते हैं, बोलते हैं हे एंजाइम जा हो काम करा, तो उसे एक्टिवेशन करने का काम करते हैं। इम्यून फंक्शन, इसीलिए तुम्हारे पास कोरोना में देखा जाए तो विटामिन सी और जिंक के मिश्रण को खिलाया जा रहा है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। ठीक, या लिखा ओड हीलिंग, ठीक है, ओड हीलिंग हेल्प, मतलब क्या होगा? कहीं कट लग गया था यानी तुम्हारे पास कट लग गया, उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या हो रहा है? ठीक है, घाव नहीं सही हो रहा था, उन सबको भी क्या किया दिया जाएगा? उन सबको भी अच्छे तरीके से मेंटेन करके सही किया जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा है आपका? 6ठा नंबर क्या दे रखा बाबू? लिखा डिस्कस एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम के बारे में पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। अब इसका एक्शन एक्चुअल में क्या से क्या होता है इसके बारे में 7वां नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर पेज कॉपी में। ठीक है, तो एंजाइम के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब एंजाइम क्या होता है? ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, इसको हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख रखा, देखिए क्या दे रखा? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, मतलब सबसे पहले यानी एंजाइम, ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट लिख दोगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा आप एंजाइम के बारे में बताना पड़ेगा, एंजाइम का फीचर बनाना पड़ेगा, फिर मैकेनिज्म आपको बता देना पड़ेगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिख रखा कैसे, ध्यान से सुनिए क्या लिख दिया है। पहले हेडिंग डालना पड़ेगा एंजाइम। द वर्ड एंजाइम वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? इंजाइम, मतलब ईस्ट, बिकॉज दे आर द वे फर्स्ट फाउंड इन ईस्ट, मतलब क्या होता है? इसका मतलब ईस्ट होता है। यदि देखा जाए तो पहली बार ईस्ट में ही एंजाइम देखा गया था, जैसे तंदूरी बन रही तो ईस्ट डालने का काम किया जाता है। ठीक, ये हो गया। एंजाइम आर प्रोटीन बायो कैटालिस्ट फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सेल, कहने का मतलब कि एंजाइम देखा जाता है एक प्रोटीन होता है जो बायो कैटालिस्ट का तरह काम करता है। बायो कैटालिस्ट क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शन 2 मिनट में हो रहा है, एंजाइम जाएगा मारेगा 2 तमाचे, कहेंगे आधा सेकंड के अंदर करते हैं, तो वो बायो कैटालिस्ट का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके गाँव में 2 आदमी 2 घर लड़ रहा, ठीक, तीसरा घर आएगा, तीसरा घर समझो एंजाइम, उनको लड़ा के चुपचाप देखेगा, उसी तरह से ये भी होते हैं एंजाइम। फॉर द बायो यानी बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करने का काम होता है। जे बी समर इन 1926 में ऑब्टेन द यानी यूरिएज एंजाइम इन क्रिस्टेलाइन फॉर्म वाइल द रिपेयरिंग यानी प्रिपेयरिंग प्रोटीन, मतलब सबसे पहले क्या कर देते हैं ये जो मूल यानी समर नामक वैज्ञानिक थे 1926 में इन्होंने यूरिएज को, ठीक है, एंजाइम को क्या था क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और इसी से पहली बार की यूरिया क्या कर दिया गया था, बनाया गया था। अब एंजाइम की एक्चुअल डिफिनेशन क्या होती है? एंजाइम आर द बायो कैटालिस्ट डेट आर फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब ये क्या हो गया? सेल के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट के या एनिमल के अंतर्गत भी पाए जाते हैं, कोई भी सेल हो गया। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा? दे आर द नॉन लिविंग और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, नाइट्रोजिनस, ठीक है, नाइट्रोजिनस, ठीक है, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कौन सा? दोबारा बोलते हैं बायो एंजाइम एक तरह का बायो कैटालिस्ट होते हैं जो प्लांट तथा एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक, उनके सेल में पाए जाते हैं। ये नॉन लिविंग तथा कॉम्प्लेक्स
नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतने नॉन लिविंग होने के बावजूद भी हमारे सेल के अंदर बहुत सारे काम कर देते हैं। ठीक, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, मतलब जितने भी प्रोटीन होते हैं सब प्रोटीनियस, जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, बट सभी प्रोटीन एंजाइम नेचर के नहीं होते हैं। ठीक, ये हो गया इंट्रोडक्शन एंजाइम के बारे में। फीचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का एक्चुअल में फीचर क्या होना चाहिए। ठीक है, एंजाइम यानी एक्ट एज कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट होना चाहिए जो रिएक्शन को तेज कर दे। देयर एक्शन इज ए स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब इसका जो नेचर होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए स्पेसिफिक नेचर का होना चाहिए, नहीं कुछ काम यहाँ कर दी, कुछ काम यहाँ कर दी, कुछ काम यहाँ कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तुम्हारे पास एंजाइम अलग अलग काम करते हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसी के अंतर्गत वो अपना काम करेंगे। एंजाइम वर्क ऑन द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जितने भी एंजाइम होते हैं अपने टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, उनका सब मेंटेन होता है कि कितने पे वो काम करेंगे। जैसे अभी देखेंगे गर्मी बहुत तेज़ पड़ेगी तो देखेंगे दही सही से नहीं जमेगी, क्यों? क्योंकि उसमें जो तुम्हारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, एंजाइमेटिक प्रोसेस हो रहा है, सही से नहीं हो पा रहा। बहुत ठंडी पड़ेगी तो नहीं, इसीलिए ऑप्टिमम बोला जाता है, ना तो ज़्यादा ना तो कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या दे रखा बाबू, दे वर्क मोर यानी लिखा इफेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब जितनी ज़्यादा हवा प्रेजेंट टाइम में रहेगी उतना इफेक्टिव वो काम करेंगे। ठीक, इस पे वर्क करते हैं। एंजाइम आर प्रोटीन इन प्योर फॉर्म एंड सम हैव द प्रोस्थेटिक यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप आल्सो विद द प्रोटीन इन देम होता है। कहने का मतलब क्या होता है, प्रोटीनियन नेचर के होते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इन दिस कंडीशन द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम का तुम्हारे पास एपो एंजाइम, उस कंडीशन को एपो एंजाइम बोलते हैं। और दूसरा देखा जाता है एंड नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है, जो तुम्हारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, उसको हम को एंजाइम बोलते हैं। कहने का मतलब एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, जो प्रोस्थेटिक तुम्हारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप होता है जो, अब इसमें इन दिस कंडीशन में जो तुम्हारे पास एंजाइम पार्ट ऑफ एंजाइम को एपो एंजाइम कहते हैं, जिसमें प्रोटीन होता, नॉन जो प्रोटीन होता प्रोस्थेटिक, उसको हम को एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक, दे आर द इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये करते क्या एक्चुअल में, रिएक्शन को ये तेज कर देते हैं कि ला भैया रिएक्शन हम तेज कर दिए, तू मेंटेन करा। ठीक है, जो रिएक्शन 1 घंटा में हो रहा था उसे तुरंत 2 मिनट में करके ख़त्म कर देगा। डिपेंड करता किस तरह से आप कैटालिस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट में देखा जाए तो इसका हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना पड़ेगा, तब जाके हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके सामने यहाँ दिया गया है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से सुनिए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी एक्चुअल में ये मैकेनिज्म कैसे करता है। 1880 में, ठीक है, 1880 में चार्लिस डेल्फोनी वर्ड गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंजाइम यानी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट लिखना, सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स विद द एंजाइम एक्शन इन द रिएक्शन। कहने का मतलब ये जो वैज्ञानिक थे 1880 में इन्होंने बताया था एक्चुअल में एंजाइम कैसे सब्ट्रैक्ट से बाइंड करते हैं और अपने एक्शन को परफॉर्म करके प्रोडक्ट को साइड में कर देते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इन ह्यूमन बॉडी सम रिएक्शन सच एज द मसल कॉन्ट्रैक्शन, फूड डाइजेशन, नर्व ट्रांसमिशन इसेंशियल रिक्वायर द एंजाइमेटिक कैटालिस्ट टू रेगुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेगुलेट रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब ये कैसे बाइंड होते हैं इसको हम आपको बताते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होता है, एक सिंपल सा तुम्हारे पास ऐसे करके देते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, इसका नाम हम दे देते हैं हमारे पास एंजाइम दे देते हैं, और एक ब्लैक पेन से हम क्या कर देते हैं, एक सब्ट्रैक्ट, जो ये कह रखा है एंजाइमेटिक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं ऐसा तुम्हें बनाना, इसी में ये बाइंड करेगा, याद रखना इसी में बाइंड करेगा तो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोल दिया जाता है सब्ट्रैक्ट बोला जाता है, ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या करेगा, अब जब इसके पास जाएगा तो दूसरे स्टेप में क्या कर देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इधर से और यहाँ पे आके ये बाइंड हो जाएगा। देखिए याद रखना बाइंड हो जाएगा। अब जब बाइंड होगा तो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। अपने एक्शन को परफॉर्म करने के कुछ समय बाद ये प्रोटीन अलग हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट बना हो वो भी अलग हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो मान लेते हैं हमारे पास एंजाइम है और ये बगल में तुम्हारे पास मान लेते हैं 1-2 प्रोडक्ट बना दिए। ये आपके सामने प्रोडक्ट हो चुका है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो चुका और ये आपके सामने एंजाइम हो चुका है। ठीक है, प्रोडक्ट और एंजाइम हो चुका है। इसी तरह से वर्क करते हैं। देखिए जुड़े तो अपने इनके एक्शन को परफॉर्म कर दिए, फिर अपने बात जब हट के, ठीक है, ये हट के किसी दूसरी जगह बाइंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ताला देखेंगे, चाबी में जब डालेंगे अच्छे से साइड पे बाइंड होगा तभी वो खुलेगा, नहीं तो खुलने वाला नहीं है। इसी को देखते हुए लॉक एंड की मॉडल प्रस्तुत किया गया।
ठीक। फिर इंड्यूस फिट मॉडल प्रस्तुत किया गया, दो मॉडल प्रस्तुत किए गए जो हमारे एंजाइमेटिक एक्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। एमिल फिशर प्रपोज द लॉक एंड की मॉडल इन 89, मतलब उसके तुम सोचो 10 साल बाद ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था। इन दिस मॉडल में क्या होता है, परफॉर्म द एक्शन ऑफ, ठीक है, इन दिस मेथड द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्ट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्स द, ठीक है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम अलाउ द सब्ट्रैक्ट टू एग्जैक्ट फिट इन होता। कहने का मतलब क्या, जैसे ताला हो गया, ताला तो समझो तुम्हारे पास एक उस एरिया में, ठीक है, ये ताला तुम सब्ट्रैक्ट मानो। अब ये जो हमारे पास जा रहा चाबी, उस तुम्हारे पास जो क्या है एंजाइम, इसके अंदर जाएगा तो उसके एक्शन को परफॉर्म करके ताले को खोल देगा। ठीक है, यदि फिट होगा एग्जैक्टली तभी, नहीं तो नहीं होने वाला है। ठीक है। 10 हैविंग ए स्ट्रक्चर ऑफ बोथ इन द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट विच आर द कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, मतलब एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब, अभी मान लेते उबड़ खाबड़ है तो यहाँ नहीं बाइंड होगा, इसकी जगह पे बाइंड हो जाए। ताला में देखा जाए चाबी तभी सही सटीक लगेगा जब उसके सूटेबल फिट होगी, तो ही स्ट्रक्चर तुम्हारे पास बोथ में देखा जाए तो कंपोनेंट में मोस्टली यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेम होना चाहिए, कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास लॉक एंड की मॉडल दिया गया। इंड्यूस फिट मॉडल देखा जाए तो तुम्हारे पास ये दिया गया है। इंड्यूस फिट मॉडल में क्या होता है, इसको केंद्रित है डी कोसलैंड ने दिया था। ठीक है, कब ये इंड्यूस फिट मॉडल 1966 में, मतलब उसके 16 साल बाद ये दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ कोएंजाइम इज द फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, मतलब इसके कहने का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास है, ठीक, एक्टिव साइट होते हैं, एंजाइमेटिक इज फ्लेक्सिबल, जो एक्टिव साइट होते हैं और उसके ऊपर जो एंजाइम चिपकते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते, जिससे आराम से वो चिपक जाए। डूरिंग द रिएक्शन दे सब्ट्रैक्ट और एंजाइम बाइंड करते हैं, दूसरे से बाइंड करते हैं और एक्शन को क्या कर देते हैं बाबू, परफॉर्म करते हैं। एक्शन को परफॉर्म करके अपने प्रोडक्ट को साइड में कर लेते हैं, अपना काम कर देते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या था, इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। ठीक, 7वां नंबर, राइट ए ब्रीफ अबाउट यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन ओबेसिटी के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में बताना पड़ेगा, फिर ओबेसिटी के यानी ओबेसिटी के बारे में बताना पड़ेगा। पेज नंबर 22 मेरा, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में। अब गुरुदेव बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई टेंशन नहीं, आपका भाई खड़ा है, सब कुछ ठीक है, टेंशन फ्री होके पढ़िए आप। ठीक, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पहले समझिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन केमिकल टर्म, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब किसका निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, सॉरी देखो जाए, इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, और जस्ट उल्टा हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है, ठीक है, यानी रिडक्शन कहलाता है। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का गेन होना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये तुम्हारे पास होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। द phenomena of the oxidation reduction is also apply to the biological system, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत अप्लाई होता है। टर्म एज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ये देखा जाए तो उस टर्म को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन नाम देते हैं। ठीक, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक, इन सिंपल वर्ड। दूसरे वर्ड में देखा जाए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब ये क्या कर देते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का लॉस तथा गेन करके, ठीक है, गेन करके बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करवाते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कराते हैं जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में करते क्या है, जैसे हमारे सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज चला गया, अब इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे तभी तो एटीपी निकलेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए बाबू, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो क्या करेगी, इसका मेटाबॉलिज्म करेगी, निकलेगा तभी जाकर, वही बोल रखा है। सिंपल वर्ड में देखा जाए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन के द्वारा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसके रूप में, एटीपी के रूप में, और यही वर्क करेगा। ठीक, ये हो जाएगा एटीपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आर द मेजर इवेंट ऑफ द बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है। कहने का मतलब देखा जाए तो यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन यार ऑक्सीडेशन जो फास्फोराइलेशन होता है तो मेजर इवेंट देखा जाए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के अंतर्गत ही आता है। ठीक, अब सेल के अंदर गुर्दे क्या होता है इनके बारे में बताना पड़ेगा। इन ए सेल रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है, इन ए डूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन या सेल डूरिंग द रिस्पायरेशन, मतलब सेल के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस 4 स्टेज, टोटल 4 स्टेज में इसे तोड़ा जाता है। किसको, ग्लूकोज को, तब जाके हमें एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पहले ही बोले थे जो ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर जा रहा है टोटल कईयों स्टेप यानी 4 स्टेप में टूटता है, तब जाके हमारे पास 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो पाता है। अब इस स्टेज को समझिए, एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस यानी जो 4 स्टेप है कैसे कहाँ टूटते हैं। पहला स्टेज तुम्हारे पास आता है ग्लाइकोलाइसिस, और याद रखना ग्लूकोज का ही टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। जेनेसिस वर्ड कहीं भी समझ लो टूट रहा है, जेनेसिस वर्ड मतलब बनना होता है। ठीक, इट इज द फर्स्ट स्टेज इन विच द ग्लूकोज डिग्रीगेट टू द पायरुवेट, मतलब ये ग्लूकोज का टूटने का पहला स्टेज है। इसमें मोस्टली क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म इन सेल, मतलब ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ना कि माइटोकांड्रिया के अंतर्गत। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन न क्रिएट करिए, सिंपल सा क्या होता है, जो साइड में लगा वगैरह सारा चीज़ें होती है सब तुम्हारे पास क्या होती हैं, साइड में जो लगी पोर्शन होती है सब कुछ इसके न्यूक्लियस के अगल बगल जितने भी साइटोप्लाज्म के लिक्विड होते हैं वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस पाया जाता है। ठीक, हम डीपली नहीं जानेंगे, अब डीपली जाओगे तो भाई बड़ी खतरनाक होगा। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन जिसे हम लिंक रिएक्शन करते हैं, अब ये क्या कर देता है, ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने के बीच वाला प्रोसेस होता है, इसीलिए इसे लिंक रिएक्शन बोला जाता है। अब ये क्या कर देते हैं, ईच पायरुवेट मॉलिक्यूल इज ए ट्रांसपोर्ट इनटू द माइटोकांड्रिया। ये देखा जाए तो पायरुवेट, अब देखो जो पायरुवेट बना कहाँ पर भेजा जाता है, माइटोकांड्रिया, क्योंकि माइटोकांड्रिया के अंदर ही क्या होगा बाबू, क्रेब्स साइकिल होगा, तो वहाँ पर ये सारी प्रोसेस ही जाती है। एंड ऑक्सीडाइज इनटू द माइटोकांड्रिया, देखो ऑक्सीजन वहाँ पर उपस्थित है किसके अंदर, माइटोकांड्रिया के अंदर, उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ही लिखा है ऑक्सीडाइज इनटू द माइटोकांड्रिया, ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये क्या बनाएंगे, पायरुवेट से क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे, अकर्स इनटू द माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स। अब कोई पूछेगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पर होता, तो बोलेंगे हमारे पास माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मतलब उसमें माइटोकांड्रिया के अंदर जो लिक्विड चीज़ है उसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट में क्या लिखा, क्रेब्स साइकिल जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में TCA साइकिल बोले जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईच एसिटाइल कोएंजाइम इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, मतलब हर एक को यानी एसिटाइल को एंजाइम क्या कर देते हैं, क्रेब्स साइकिल में इंटर करते हैं, कंबाइन विद द ऑक्सी, ठीक, एक्सोलो एसिटेट से कंबाइन करते हैं, सिट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, किसका, सिट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये कहाँ से होती है, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में सारी प्रक्रिया होती है। ठीक, ये जितने भी लिख रहा है बेसिक लेवल, ये क्वेश्चन पूछा भी गया भाई, बड़ी खतरनाक टाइप में। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जिसे हम ETC बोलते हैं। ETC मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, ये फाइनल लिखा है, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है, ये इसी स्टेप में सारा जितना एनर्जी चाहिए वो सब हमें निकल के मिल चुकी रहती है। तो क्या लिखा, ETC द फाइनल कॉमन पाथवे ऑफ द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इज द, ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो तोड़ के एनर्जी निकालने की प्रक्रिया की जाती है, और ये भी बड़ी स्टेप, तगड़ा स्टेप होता है भाई इसमें। ठीक है, लिखा है अकर्स इन द इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब जो हमारे पास सिस्टर यानी क्या होगा, क्रिस्टी है, ठीक है, जो उसके अंदर वाली पोर्शन है उसके अंदर ये तुम्हारे पास ETS चलता है। सिंपल सा, अंदर बाहर नहीं समझते, माइटोकांड्रिया के अंदर चलता है बस। ठीक, उसके बाद ओबेसिटी, मान लेते हैं ये सब प्रक्रिया सही से काम नहीं कर रही है, तब आपको मोटापा होगा। तो ओबेसिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनर्जी इम्बैलेंस वेयर द कैलोरी इनटेक एक्सीड द एक्सपेंडिचर लीड टू द फैट एक्यूमुलेशन। कहने का मतलब ओबेसिटी एक तरह का ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हमारे पास शरीर के अंदर एनर्जी है, कैलोरी है, इम्बैलेंस हो जा रही है, सही से काम नहीं कर पा रही है, जितना होना चाहिए उतना अमाउंट पे नहीं हो पा रही है, मतलब प्रॉपर खा रहे हैं बट उसे, ठीक है, यूटिलाइज हमारे शरीर के अंदर नहीं कहीं पर हो रही है, तो उसके कारण से आपको हो सकता है ओबेसिटी के बारे में। ठीक,
फिर क्या लिखा, अब देखो हमारे शरीर के लिखा लीड टू फैट एक्युमुलेशन, मतलब हमारे शरीर के अंदर फैट का डिपोजिशन होने लगेगा। जब डिपोजिशन होगा तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, आपको चर्बी हो जाएगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्ले ए सर्टेन रोल इन द ओबेसिटी थ्रू द फॉलोइंग, मतलब बायोलॉजिकल रोल देखा जाए तो किसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ठीक, ओबेसिटी को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे कैसे कहेंगे कि इनको ओबेसिटी हो गया, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सही से नहीं काम कर रही है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब क्या करें आप स्ट्रेस ले लिए हैं जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये कारण हो सकता है। उसके साथ साथ देखा जाए तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, इम्पेयर फैट ऑक्सीडेशन। इम्पेयर फैट ऑक्सीडेशन मतलब हमारे शरीर के अंदर जो फैट का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे एनर्जी निकले, वो सही से नहीं हो पा रही है, तब भी ओबेसिटी हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म डिसरेगुलेशन हो जाएगी, जो मतलब हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, श्वसन, एक्सक्रीशन, ये सब डिसरेगुलेशन हो जाएगा, सही से रेगुलेट नहीं हो पाएगा, तब भी आपको ओबेसिटी होने का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके बारे में, ठीक, ये हो गया इनके बारे में। और क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पार्ट ए को, ठीक है, पार्ट ए को पूरी तरह से देखिए जाए तो पार्ट ए को पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास पार्ट बी की तरफ रुक करते हैं। पार्ट बी में कैसे कहाँ कैसे सब चीज़ होता है। अब इधर थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ओनली फॉर 1 मिनट, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी लीजिए आप भी, 1 घंटा एटलीस्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तब हम पार्ट बी की तरफ रुख करते हैं। पार्ट बी क्या कैसे सब इसके बारे में हम अच्छे तरीके से डिटेल में देखते हैं। अब इधर थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे, ठीक है, चिंता मत करिए, जितना भी चीज़ पढ़ाया जाएगा एकदम से सॉलिड तथा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ाया जाएगा। क्या लिख रखा आप ध्यान से सुनिए, लिख रखा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यूरिन का कलर कैसे सब कुछ कैसे देखेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल रहेगा, जैसे मान लेते हैं आप पेशाब कर रहे हैं तो उसमें ब्लड आ जाए, प्रोटीन आ जाए, यूरिया आ जाए, ठीक है, यूरिया तो वही में करता है, मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मल कंडीशन हो सकते हैं जो यूरिन आता है, जैसे पीला बहुत सारा हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब काहे कैसे होता है इसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, यहाँ पर हमने लिख दिया है आराम से, ठीक है। लिखा है एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिया, मतलब हमारे सॉरी पेशाब में देखा जाए तो अलग अलग चीज़ पाई जाती है, तो उनका क्या हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल रहेगा तो दिक्कत नहीं है, तो इसमें लिखा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिया इंडिकेट द अंडरलाइनिंग हेल्थ इशू, मतलब आपके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। पहला इंडिकेशन देता है हमारा पेशाब। देखिए पीला हो रहा तो समझ लीजिए गर्मी के सीजन में पानी बल भर पीजिए, खाना कम खाइए बट पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीजिए, ठीक है, तो उससे मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें कई हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन यूरिया मतलब हमारे पेशाब के अंदर में, पेशाब में क्या आ रहा है बाबू, ठीक है, प्रोटीन आ रहा है। कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिन तथा ग्लोबुलिन प्रोटीन आ रहा है, इसके कारण से आपको ठीक है, प्रोटीन यूरिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोटीन यूरिया। तो लिखा है प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन सगेस किडनी डैमेज, मतलब अब ये सब कंडीशन हो रही है तो समझिए हमारे किडनी डैमेज हो रही है, तो एक एबनॉर्मल कंडीशन ठीक है, प्रोटीन यूरिया हो जाएगी, सिंपल सा। अब ये टर्मोलॉजी पूछ सकता प्रोटीन यूरिया क्या होती है, जब हमारे पेशाब के अंदर एल्बुमिन तथा ग्लोबुलिन, मान लेते ये नहीं पता रहे तो बोल देना पेशाब के अंदर, पेशाब में जब प्रोटीन पाया जाता है उसे प्रोटीन यूरिया बोला जाता है, बस इतना समझिए। नेक्स्ट में क्या दे रखा, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या होते हैं, जब हमारे यूरिन में मतलब पेशाब में क्या पाया जाता है, पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, पेशाब में जब ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है तो हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ये डायबिटीज मिलाइटस को खतरा करता है, ठीक है, इंडिकेशन देता है। जैसे अब ये डायबिटीज मिलाइटस कैसे देखें, जहाँ पेशाब करेंगे तो वहाँ पर चींटियाँ इकट्ठा होंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज,
ठीक, इसके कारण से होता है ग्लाइकोसूरिया। कीटोन, कीटोन क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो कीटोन बॉडी है उसको आप निकाल दे रहे हैं, ठीक, उससे हो सकता है। इससे डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो सकता है, एक तरह की बीमारी है जो डायबिटीज कंडीशन के अंतर्गत आती है। ठीक, हिमेटोरिया क्या हो जाती है, जब हमारे ब्लड के अंदर, सॉरी यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर ब्लड पाया जाता है, ब्लड मतलब हीमेटोलॉजी बोलते हैं स्टडी को, जब हमारे ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है, सॉरी, यूरिन के अंदर ब्लड पाया जाता है तो समझ लो हीमेटोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, हीमोटोरिया हो जाएगा। इसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा किसी भी कारण से, चाहे वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो रहा हो, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रहा हो, चाहे फंजाई इन्फेक्शन हो जा रहा हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसके कारण से आप इन्फेक्शन होगा तो हमारे जो पेशाब करेंगे उसमें ब्लड आएगा तो समझ लो हीमेटोरिया हो जाएगा। ठीक, अब ट्रामा कंडीशन, कभी कभी ट्रामा कंडीशन में भी आता है, मान लो चोट तगड़ी लग गई, कहाँ एक्सीडेंटल वो हो गया, तब भी आ सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है यूरो, ठीक है, यूरो बी लीनेजेन, यूरोलिबिजेन मतलब क्या होता है, ठीक है, यूरो बाइल है, ठीक है, बाइलोनोजेन दे रखा है, बाइलोनोजेन दे रखा है, ये इसके देखते हैं, यूरो बाइलिनोजन, ठीक है, ये दिया गया था, एक्चुअल में ये सही से लिखा नहीं था, ठीक है, यानी यूरो बाइलोनेजन। अब ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर बाइल पाया जाता है जो कौन निकालता है, लीवर निकालता है, बट यूरिन में लीवर देखो, लीवर देता किडनी फिल्टर करके बाहर निकालता है। प्रेजेंस ऑफ बाइल इन यूरिन मतलब हमारे यूरिन के अंदर बाइल पाया जाता है तो समझिए ना हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तब आपको यानी यूरो बाइलोनोजन हो जाएगा। इसमें लीवर डैमेज इंडिकेशन आता है, हीमेटोलाइटिक एनीमिया हो जाएगी, ठीक है, आपको एनीमिया की दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ब्लड का लॉस वापुर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है तो दिक्कतें हो जाएंगी जी, क्योंकि ठीक ब्लड का सही से फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन थी यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ठीक है, ले रखा मोलिस टेस्ट क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। मोलिस टेस्ट, अब देखिए करिया है वो राइट है मोलिस टेस्ट। अब मोलिस टेस्ट क्या होता है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे तो कईयों टेस्ट पढ़े होंगे तो उसमें से एक टेस्ट तुम्हारे पास मोलिस टेस्ट होता है। कैसे जानेंगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम आपको एक सब्सटेंस देनी है, कोई भी सिंपल दे दिए, बताएंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमें अलग अलग टेस्ट करना पड़ेगा, उसमें से एक टेस्ट करना पड़ेगा मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट करने से हमें पता चलेगा कि सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, ठीक, उसे मोलिस टेस्ट कहते हैं। लिखा है द मोलिस टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन गिवन सैंपल, मतलब जो आपको सैंपल दिया गया है उसमें कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसे डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, मोलिस टेस्ट किया जाता है। ठीक, अब मोलिस रिएजेंट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास 95% नेप्थॉल होना चाहिए और उसमें H2SO4 होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये होगा, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक सोल्यूशन लेना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसी में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, उसी में देखना पड़ेगा एक्चुअल में हमारे कार्बोहाइड्रेट की नहीं। प्रिपेयर 2 ml ऑफ टेस्ट सोल्यूशन हमने तैयार कर लिया, उसमें क्या करेंगे 2 ड्रॉप, ठीक है, 2 ड्रॉप यानी ड्रॉपर की मदद से हम क्या करेंगे, मोलिस रिएजेंट डालेंगे, ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक, मोलिस रिएजेंट डालेंगे, ठीक, उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, पोर करेंगे, थोड़ी मात्रा में क्या करेंगे H2SO4, थोड़ी मात्रा में नहीं, नाप के सब गिराया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं 5 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला जाएगा। कितने ml, 5 ml H2SO4 डाला जाएगा आपके सामने। ठीक, फिर तुम्हारे पास क्या होगा, अब देखिए फिर कलर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, कलर को देखेंगे, यदि कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर उसका चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर चेंज होता है किस कलर का, पर्पल कलर का रिंग बने रहता है, पर्पल कलर का यानी कलर चेंज होता है, वो भी पर्पल कलर का रिंग यदि प्रेजेंट पाया जाता है, ठीक, तो उस समझ जाना तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, समझ जाना तुम्हारे पास वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। क्या हो गया भैया, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा आपके बारे में। दोबारा हम बताते हैं कैसे कैसे करना, एक बार सेट कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या करना, प्रिपेयर 2 ml ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, मतलब कोई 2 ml टेस्ट सोल्यूशन लेना, उसमें 2 ड्रॉप मोलिस रिएजेंट डालना जो आपको बना के दिया गया है। अब बनाएंगे ही नहीं, ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध होता है, ठीक, आपके लैब में ही उपलब्ध होता है। उसमें 5 ml H2SO4 अलग से हम डालेंगे, फिर उसे कलर को एब्जॉर्ब करेंगे। पर्पल रिंग यदि प्रेजेंट रहेगा तो समझो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट फेल हो चुका है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है,
नेक्स्ट में क्या दे रखा है जी, सबसे पहले पूछा क्लीयरेंस क्या होता है, फिर क्या दे रखा है, गिव नोट ऑन द क्रिएटिनिन क्लीयरेंस, मतलब जब पेशाब करते हैं तो उसमें क्रिएटिनिन की मात्रा पाई जाती है, किडनी की फंक्शन को टेस्ट किया जाता है, इसी से किया जाता है। तो आपके सामने दे रखा क्लीयरेंस क्या दे रखा, क्लीयरेंस क्या होता है, एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें हम ब्लड के द्वारा, ठीक है, ब्लड के द्वारा अथवा यूरिन के द्वारा, मोस्टली यूरिन के द्वारा ही होता है, क्रिएटिनिन का पता करते हैं। तो इसमें क्या लिख रखा है, क्लियर, क्लियरेंस मतलब क्लियर किया जाता है या नहीं। क्लियरेंस इन मेडिकल तथा फार्माकोलॉजिकल कांस्टेंट रिफर टू द रेट एट विच ए सब्सटेंस इज रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें एक तरह का मेडिकल तथा फार्माकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक, कांस्टेंट होता है। अब इसमें हमारी बॉडी कितना अमाउंट में क्या निकाल रहे, उस रेट को क्लियर करने के लिए, यदि निकाल रही तो कितना निकाल रही है, कम निकाल रही है कि ज़्यादा निकाल रही है, सही निकाल रही है, उसको क्लियर करने के लिए हम क्लियरेंस टेस्ट करते हैं, ठीक। अब क्लियर टू किडनी एंड लीवर करेक्ट फंक्शन, मतलब इससे क्या पता चलता है जो किडनी है और लीवर है सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं। क्लियरेंस रिफर द इफिशियंसी ऑफ द एन ऑर्गन और सिस्टम इन द एलिमिनेटिंग और सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। कहने का मतलब क्या होता है, क्लियरेंस रिफ्लेक्ट करता है इफिकेसी ऑफ द ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन अथवा हमारा सिस्टम है सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये क्लियरेंस टेस्ट के अंतर्गत होता है। अब क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जिसे हम शॉर्ट में CRCL बोलते हैं, CR से मतलब क्रिएटिनिन हो जाएगा, CL से मतलब क्या हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगा। अब ये क्या होता है गुरुदेव, इनके बारे में बताते हैं। सियान क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज द मेजर ऑफ किडनी एबिलिटी टू फिल्टर एंड रिमूवल क्रिएटिनिन, मतलब क्या कह रखा, हमारी किडनी कितना एबिलिटी, मतलब उसके पास कितनी क्षमता है कि क्रिएटिनिन को फिल्टर करके रिमूव कर रही है, ठीक है। ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द ब्लड, मतलब जो हमारे पास, ये तो किडनी का हो गया, अब ब्लड में कैसे काम हो रहा है, जैसे हमारी मसल काम वर्क कर रही है, मेटाबॉलिज्म अपनी प्रक्रिया कर रही है, तो बाई प्रोडक्ट खराब चीज़ क्या निकाल रही है हमारे ब्लड में डाल रही है, उसको भी ये चेक करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, ठीक है। नॉर्मल रेंज देखा जाए कितना होना चाहिए, आदमी में देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना होता है 97 से लेके, ठीक है, आदमी में मेन में देखा जाए तो 97 से लेके 137 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतनी बार इतना फिल्टर कर देगी तो नॉर्मल है, ठीक। इससे ज़्यादा होगी तो दिक्कत, कम होगी तो तब भी दिक्कत। फीमेल में देखा जाए तो कितना होता है 88 से लेके 128 ml पर मिनट होता है, ठीक, इसके अंतर्गत आती है, ठीक। तो ये क्लियरेंस तथा क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा बाबू, बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का आपको क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजिकल रोल बताना। फैटी एसिड मतलब लिपिड समझते हो ना, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। कितने नंबर का क्वेश्चन है भाई, फैटी एसिड 4th नंबर का क्वेश्चन, 4th नंबर, कॉपी 25 पेज नंबर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसका केवल और केवल क्या कहा है जी, बायोलॉजिकल फंक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या हो रहा है इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सामने लिख रखा है यहाँ पर, देखिए, फंक्शन ऑफ लिपिड और बायो या फैटी एसिड, बात एक ही है, ठीक है। अब ये क्या होता है, लिपिड परफॉर्म द सेवरल बायोलॉजिकल फंक्शन, जैसे क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले स्टोरेज की बात की जाए तो हमारे अंदर एनर्जी जो स्टोरेज होती है इसी फैटी एसिड के फॉर्म में होती है। स्टोर रिजर्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, मतलब ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर रिजर्व एनर्जी के फॉर्म में रखा जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है इसे धीरे धीरे रिलीज करके अपना काम किया जाता है, तो इस पे वर्क करते हैं, ठीक। फिर क्या दे रखा है, एंजाइमेटिक सोर्स जो होते हैं इन्हीं से तुम्हारे पास फैटी एसिड से आते हैं, जो बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो फैटी यानी लिपिड तथा यानी फैट नेचर के होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना, तो सेल मेम्ब्रेन आप सुने होंगे कि इसका बनता फास्फोलिपिड का बना होता है, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द फास्फोलिपिड जो बाइलेयर होता है इसी से बनाया जाता है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मतलब जो मेम्ब्रेन हो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर परमेबिलिटी क्या अंदर जा सकता क्या बाहर आ सकता, उसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, फैटी एसिड की। तो रेगुलेट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी को रेगुलेट करता है। विटामिन देखा जाए, सम विटामिन आर फैट साल्बुल, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट साल्बुल होते हैं, जैसे ए डेक होता है, तो ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर अपने आप मजे काम करते हैं, तो फैट में आप जो खाएंगे इसी से मिलता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे
अराउंड सम डिलिकेटेड आर्गन, मतलब हमारा जो हार्ट होता है उसके अगल बगल में फैटी एसिड डिपॉजिट रहेगा, मान लेते शॉक तथा इंजर्ड लगेगा तो उसे बचाने की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। किडनी, वो भी तुम्हारे पास, जैसे अभी किडनी अब ऐसे करेंगे, ऐसे थोड़ी ना ये किडनी इधर चली आएगी, पीछे से कोई ना कोई मसल रखी होगी, उसके बगल में बहुत सारे फैट डिपॉजिट होगा, तो ये करते हैं। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी फैटी एसिड की होती है। टू प्रोवाइड टेस्ट, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे पास फैट को टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो लिखा फैट बिकम टू टेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, फूड जो तुम्हारे पास होते हैं, जैसे कुछ ऐसे खाने होते हैं जो टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे अभी तेल में छौंक दिए, घी में छौंक दिए, तो जितनी अच्छी क्वालिटी का तेल अथवा ऑयल तथा लिपिड का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा से वो क्या करेगा, आपको फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये आपके सामने हो जाएगा फैटी एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई, यहाँ पर आते हैं, क्या देख रखा है जी, डी कह दिया डिस्कस द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट फास्फोरस एंड क्लोराइड, मतलब जो फास्फोरस और क्लोराइड है तो हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल में कैसे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिख रखा, देखिए फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फास्फोरस एंड क्लोराइड, तो समझते, सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता, तब हम समझते हैं फास्फोरस का काम और उसके बाद क्लोराइड का काम, बस काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब हमारे सेल के अंदर तथा हमारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे पास फ्री आयन के रूप में जो कंटेंट पाए जाते हैं, कोई भी सब्सटेंस फ्री आयन के रूप में यदि पाए जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब क्या लिखा, एनी सब्सटेंस दैट कंटेन फ्री आयन विथ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, उसके पास इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी होना चाहिए, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। जैसे भी आते आपको जैसे बहुत ज़्यादा थकान हो गई है तो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट पी लो, मज़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको फ्री आयन के फॉर्म में कंटेन क्या रखा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन कराने का काम जिम्मेदारी दी जाती है, इसी को इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। सिंपल सा क्या है, एनी सब्सटेंस दैट कंटेन फ्री आयन, मतलब कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास फ्री आयन प्रेजेंट हो और उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, विथ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स को एक जगह से भेजने का दूसरे जगह कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी हो, उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो नोन एज आयनिक सोल्यूशन, इसे आयनिक सोल्यूशन बोला जाता है। अब फास्फोरस का एक्चुअल में काम क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट में, बोन तथा टीथ फॉर्मेशन में, टीथ को हेल्दी रखने पे, एनर्जी प्रोडक्शन में इन्हीं का काम आता है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाने का फास्फोरस का काम आता है, डीएनए तथा आरएनए फॉर्मेशन में इलेक्ट्रोलाइट फास्फोरस का काम आता है, एसिड बेस बैलेंस मतलब पीएच को सिंपल सा बहुत बोलना, पीएच बैलेंस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके पास, ठीक है, फास्फोरस की होती है। क्लोराइड देखा जाए तो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, जो हमारे शरीर के जैसे डिहाइड्रेशन, किसी को पानी की कमी हो गई, लॉस ऑफ वाटर होगा, तो उसे रीहाइड्रेट करने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। खाने में भोजन, यानी भोजन को डाइजेशन में, नर्व फंक्शन को, मतलब जो कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, कंडक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं की हो जाती है, जो क्लोराइड करता है, ठीक। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक है, असाइनमेंट कॉपी पेज नंबर 2 कह दिया है डिस्कस द डिजीज रिलेटेड, ठीक है, डिस्कस द डिजीज रिलेटेड मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की कमी से शरीर के अंदर कौन सी बीमारी हो रही है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, मल न्यूट्रिशन, डिजीज रिलेटेड टू द मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं। तो क्या लिख रखा, डिजीज रिलेटेड टू द मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं। देखिए प्रोटीन यदि नहीं समझ, कोई भी चीज़, चाहे प्रोटीन हो गया, चाहे मिनरल हो गया, चाहे विटामिन होगा, सही से अमाउंट में आप नहीं लेंगे तो आपको बीमारियाँ होना कन्फर्म है। तो क्या लिखा, प्रोटीन ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर एंड फास्फोरस होता है, जो तुम्हारे पास फिश हो गया, मीट हो गया, पल्स हो गया, एग हो गया, ETC आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब ये सब यदि चीज़ खा रहे हैं तो आपको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन की मात्रा मिलती रहेगी। बट इसकी जब कमी होगी तो डिफिशियंसी ऑफ विच रिजल्ट द फॉलोइंग टू, ठीक है, वेल नो ऑफ डिसऑर्डर, क्या होगा, क्वासिकल डिजीज हो जाएगा, मेरास्मस। 2 डिजीज सबसे फेमस डिजीज है जो इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसी को तुम्हें क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना। अब क्वासिकर क्या होता है, कैसे तुम जानोगे, इसमें क्या होता है, इट इज ए न्यूट्रिशन डिसऑर्डर मोस्टली अकर इन द जियोग्राफिकल एरिया एंड तुम्हारे पास एक्सपेंसिव फेमिन होते हैं, मतलब जो पैसे की थोड़ा सा लत जहाँ पर कम होती है वहाँ पर होती है, ठीक है, जहाँ पैसे की कमी होती है। इट इज ए टाइप ऑफ मल न्यूट्रिशन अकरिंग द डिफिशियंसी ऑफ डाइटर फेमिन,
प्रोटीन, मतलब खाना खा रहे हैं बट उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है, तो उसके कारण से हो सकता है। कॉजेज, यदि देखा जाए तो हमारे पास क्या लिखे हैं, क्योसिकर अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डाइटर प्रोटीन, प्रोटीन में डाइट में प्रोटीन ही नहीं है, उसके कारण से होता है। इसका सिम्टम वगैरह क्या हो सकता है, उनके मसल मास इज लॉट, मतलब क्या हो जाएगी तुम्हारे पास मसल मास, यानी तुम्हारे पास लिख रखा है मसल मास इज लॉट, मतलब लॉस मतलब खो देगी, मतलब जो मसल की जो तुम्हारे पास वेट है, ठीक है, मास है, वो खो देगी। एंकल तथा फीट आई तुम्हारे पास क्या वेली स्वेल, मतलब पेट ऐसे स्वेल हो जाएगा, जो तुम्हारे पास घुटना उठना है, ठीक है, पैर हो रहा है तो आपको सोजनिंग, ठीक है, स्वेलिंग टाइप में हो जाएगी। इम्यून तुम्हारे पास ऑलरेडी डैमेज हो जाएगा, मतलब जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स हो रहा है वो ऑलरेडी डैमेज हो जाएगा। ट्रीटमेंट देखा जाए, ट्रीटेड बाई, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी इन डाइट, मतलब इससे यदि मान लेते हो गया किसी पर्सन को तो उसे भर भर के हम प्रोटीन खिलाएंगे, ठीक है, आईवी वगैरह दे के हम काम कर देंगे, कैलोरी इन डाइट, ठीक है, ठीक है, तो ये सब काम इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रोटीन होगा, कैलोरी इन डाइट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हम दे देंगे, अपना सिंपल सा प्रोटीन खिला देंगे और डाइट में उसे कैलोरी भर भर के देंगे, प्रोटीन अपने आप सही हो जाएगा। मेरास्मस क्या होता है, मेरास्मस देखा जाए तो एनी इंडिविजुअल हैव द सीवियर माल न्यूट्रिशन, हाउ वेयर द चिल्ड्रेन मोस्टली सफ़र फ्रॉम द मेरास्मस, मतलब बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चे नॉट रिसीव द प्रोटीन कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, मतलब उन्हें प्रोटीन में मिल ही नहीं रहा, उसके हो सकता है, ठीक। इसलिए देखो हमारे में सरकार के द्वारा योजना चलाई गई, क्या सरकार के द्वारा योजना चलाई गई कि हर एक घर में आपको प्रॉपर, घर में देखो भोजन पहले दिया जाता था, ठीक है, प्रॉपर नहीं मिल पाता भोजन तो उन्हें स्कूल में जाएंगे तो न्यूट्रिशन मिलेगी, सप्ताह में 7 दिन अलग अलग भोजन मिलेगा, जिससे काम हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम देखा जाए तो वेट लॉस, पहले वेट लॉस होगा, क्रॉनिक डायरिया होगी, बार बार ठीक टॉयलेट करने जाएंगे, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगी, फिर क्या होगा स्टैंड ग्रोथ, उनका ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक। ट्रीटमेंट देखा जाए तो मिल्क पाउडर मिक्स विद द बॉयल वाटर, ठीक है, इन इनिशियल स्टेज, मतलब पहला स्टेज में देखा जाए तो उन्हें दूध पिलाना है, दूध पिलाना, क्योंकि दूध एक परफेक्ट फूड होता है, पानी में मिला के अच्छे तरीके से हम, या कि कोई नॉर्मल दूध मिले उससे भी पिला सकते हैं। एडेड ऑयल इंक्रीज द तुम्हारे पास है इंक्रीज एनर्जी कंटेंट एंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मतलब क्या करते हैं ऑयल वाली चीज़ें, जैसे तुम्हारे पास घी हो, ऑयल नहीं कि पिला देंगे, घी हो गया, ये सब चीज़ ज़्यादा अमाउंट में, उसे फैट वाली चीज़ें ज़्यादा पिलाएंगे जिससे काम हो जाएगा, ठीक। तो मेरास्मस के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये हो गया, लिखा डिस्कस द कम यानी कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट होते हैं, इसके 2-3 कंपोनेंट होते हैं, आप सुने होंगे, थोड़ा सा यदि नॉलेज आपके सामने होगा, ठीक है, तो आप सुने होंगे प्यूरिन, पिरिमिडिन, इन सब चीज़ के बारे में, तो उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए, ठीक है, आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए न्यूक्लियोटाइड वगैरह क्या होता है, ठीक है, यदि एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, यदि आप लिखना चाहें तो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, यहाँ से न्यूक्लिक एसिड वगैरह यहाँ पर आप लिख देंगे, बट इतना आपको लिखना नहीं, क्योंकि हमसे न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट पूछा हुआ, तो सिंपल सा कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब एक्चुअल में समझिए न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता, सबसे पहले कोई पेंटोस शुगर रहता, पेंटोस शुगर में यदि नाइट्रोजन बेस जुड़ता तो न्यूक्लियोसाइड बनता, दोबारा बता रहे हैं, पेंटोज शुगर में यानी नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। फिर क्या होता है, इस न्यूक्लियोसाइड में कोई फास्फेट ग्रुप जोड़ देना, याद रखना, इस न्यूक्लियोसाइड में कोई फास्फेट ग्रुप ऐड कर देना यानी जोड़ देना, क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता, ठीक। अब न्यूक्लियोटाइड देखा जाए तो कई हो सकते हैं, फास्फेट ग्रुप हो सकता है, ठीक है, फास्फेट ग्रुप तुम्हारे पास ये वाला फास्फेट ग्रुप हो सकता है, पहला पेंटोस शुगर, ये वाला पेंटोस शुगर, और नाइट्रोजन बेस आपके ये वाला। अब नाइट्रोजन बेस क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक। तो मतलब आपको ये लिखना ही पड़ेगा कंपोनेंट क्या होते हैं। नाइट्रोजन बेस देखा जाए तो क्या होगा, इन न्यूक्लिक एसिड द बेस आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग नाइट्रोजन तथा कार्बन इट्स देयर रिंग, मतलब ये नाइट्रोजनस नेचर के होते हैं, ठीक है, और इसमें कार्बन की रिंग होती है। अब नाइट्रोजन बेस में तुम्हारे पास 2 तरह के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन के अंदर को तुम्हारे पास क्या होता है, एडेनिन आता है, और ठीक है, एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। अब कैसे याद रखेंगे, एजी प्यूरिन याद रखना, एजी प्यूरिन, एजी सुनती हो तो एजी प्यूरिन आ जाएगा। पिरिमिडीन में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, साइटोसिन आ जाता है और यूरेसिल आ जाता है और थायमिन आ जाता है, कौन कौन, ठीक है, साइटोसिन आता है, यूरोसिल आता है और थायमिन आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन बेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और यदि मान लेते एक्सप्लेन करना चाहे तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, बता दिया प्यूरिन और पिरिमिडीन के बारे में, क्योंकि इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी का ये पार्ट है। तो प्यूरिन क्या होता है, इट कंटेन 2 कार्बन
यन रिंग ईच इन विच वन ऑफ देम ऑफ द 6 मेंबर लाइक पिरिमिडीन होता, क्या होता, लाइक पिरिमिडीन होता, वाइल अदर इज द 5 मेंबर देखा जाता है, ठीक है। यानी पिरिमिडीन को छोड़ दिया जाए, जितने भी मेंबर होते हैं 5 मेंबर के होते हैं, 5 रिंग की चैन होती, 5 कार्बन की चैन होती है। दीज रिंग आर द शेयर विद द 4 तथा 5 कार्बन, एक ये 5 यानी 4 और 5 कार्बन तुम्हारे पास आरएनए होते हैं और डीएनए बोथ दोनों यही होते हैं। विच इंक्लूड एडेनिन तथा ग्वाइनिन, यही तुम्हारे पास एडेनिन तथा ग्वाइनिन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अंतर्गत एजी होता है, ए से मतलब एडेनिन, जी से ग्वाइनिन होता है। अब पिरिमिडीन में देखा जाए तो तुम्हारे पास यहाँ दिया गया है, लिखा द पिरिमिडीन रिंग इज सिमिलर टू बेंजीन रिंग, मतलब पिरिमिडीन देखा जाए तो रिंग सिमिलर होती है किसके, बेंजीन रिंग के, एक्सेप्ट पोजीशन 1 और 5 इट कंटेन ऑफ द नाइट्रोजन स्टेट ऑफ कार्बन होते हैं, यानी 1 और 5 को छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, नहीं तो सेम टू सेम नाइट्रोजन जो तुम्हारे पास बेंजीन होते हैं उसी के रिंग पे पाए जाते हैं। ठीक। एट द पोजीशन ऑफ सेकेंड पिरिमिडीन आल्सो कंटेन द कीटो ऑक्सीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये कीटो ऑक्सीजन में क्या कीटोन ग्रुप होता है, विच इंक्लूडेड साइटोसिन, ठीक है, यह साइटोसिन उपलब्ध होते हैं और थाइमीन होते हैं और यूरेसिल, ये तुम्हारे पास पिरिमिडीन के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर, यदि बनाना चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। यदि आपको स्ट्रक्चर न बनाएंगे तभी कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले आपको करना क्या, देखिए आपको सबसे पहले कंपोनेंट का स्ट्रक्चर ये बनाना है। नाइट्रोजन बेस होता कौन कौन से, पिरिमिडीन यानी प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन के थोड़ा बारे में एक्सप्लेन कर देना, पिरिमिडीन के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, बस अपना काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या दिया है बाबू, ठीक, इसमें क्या कह दिया है, यानी डिस्कस द एब्जॉर्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ आयरन, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे पास आयरन है, ठीक, उसका एब्जॉर्शन कैसे होता है और एक्चुअल में एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, पेज नंबर 28 पे आइए। हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो आयरन का एब्जॉर्शन कैसे होता है और एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो समझिए एब्जॉर्शन मतलब सोखना, एब्जॉर्शन निकालना, एक्सक्रीशन, बस इतना समझिए। अब हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर होता है आयरन का एब्जॉर्शन, तो एब्जॉर्शन ऑफ आयरन साइट में देखा जाए, आयरन इज ए प्राइमरी एब्जॉर्ब विद इन द ड्यूडिनम एंड ज्यूजिनम, मतलब जेजुनम, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। तो इलियम को छोड़ दिया जाए, इलियम को छोड़ दिया जाए तो ड्यूडिनम होता है, जेजुनम में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्शन होता है, किसका बाबू, आयरन का एब्जॉर्शन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आयरन इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हीमोग्लोबिन क्या होता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से, और हमारे शरीर के अंदर रख देता है, और क्या करता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। यदि आयरन नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब ये रेगुलेट कैसे करता है, इसके लिए आपके शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हिपैसिडीन हार्मोन बोलते हैं, हिपैसिडी हार्मोन बोलते हैं, कंट्रोल द यानी आयरन एब्जॉर्प्शन, कब ज़्यादा करना है कब कम करना है, तो ये सब मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो एब्जॉर्ब आयरन बाइंड, ठीक है, तुम्हारे पास क्या लिखा रखा, आयरन बाइंड टू, ठीक है, आयरन बाइंड टू द ट्रांसफेरिन इन ब्लड, मतलब क्या होता है, आयरन जो बाइंड होता है, ठीक है, आयरन जो बाइंड होता है उससे ट्रांसफेरेज से बाइंड करके और ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। अब एक्चुअल में एक्सक्रीशन कैसे होता है, मतलब आयरन तो एब्जॉर्ब हो गया, ज़्यादा होगा तो कैसे निकाला जाएगा शरीर से, एक्चुअल में देखा जाए तो इस पर कोई नो स्पेसिफिक आर्गन होते हैं, अपने आप को घटा बढ़ा के मैनेज कर लेते हैं। द बॉडी हैज़ द नो स्पेसिफिक मैकेनिज्म आयरन एक्सक्रीशन, आयरन, ठीक है, एक्सेस आयरन, मतलब यदि एक्सेस हो जाएगा तो वो जो हार्मोन ऊपर नहीं बताए हैं वो कम करेगा, अपने आप को रेगुलेशन को कम करेगा, बॉडी टेम्परेचर, तो ब्लड में जो तुम्हारे पास आयरन है उसको मेंटेन कर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा। लॉसेज देखा जाए तो आयरन इज ए लॉस थ्रो, मतलब क्या होगा, लॉस मतलब कहीं गिर गए, चोट लग गई, ट्रामा केसेस हो गया तो ब्लड का लॉस हो गया तो उसमें आयरन के भी लॉस हो जाती है। ब्लड लॉसेस में देखा जाए तो जो फीमेल में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, यमसी बोला जाता है, ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनका ब्लड का लॉस होता है, इसके द्वारा भी एक्सक्रीशन हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। अब क्या दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लीस्ट द वेरियस एंजाइम यूज टू ऑफ द डायग्नोस्टिक पर्पज, मतलब जो तुम्हारे पास अलग अलग वेरियस तुम्हारे पास होते हैं उनको बारे में। अब इसको हम भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है और बहुत कंसेप्चुअल है, इसको समझाने में टाइम लगेगा, इसको हम नोट में आपको PDF में दे देंगे।
हम 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह दिया राइट द कॉजेज सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब यदि किसी पर्सन को पानी की कमी हो गई तो काहे हो गई है, उसका कुछ सिम्टम होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब चीज़ जानकारी इसमें देनी पड़ेगी। तो क्या लिख रखा है, सबसे पहले समझते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है। सिंपल सा डिहाइड्रेशन नॉर्मल भाषा में समझिए, शरीर में पानी की कमी को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन बोला जाता है। तो क्या लिखा, डिहाइड्रेशन इज ए कंडीशन इन विच द बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज, यानी डिक्रीज मतलब ड्रॉप कर जाती है, व्हेन बॉडी फ्लूइड आर डिफिशियंसी ऑफ इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हमारे शरीर के अंदर पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है किसी भी कंडीशन से, वो कमी हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब काहे होती है, सबसे पहले क्या हो जाएगी, वोमिटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तभी पानी की कमी हो सकती है। डायरिया, अब मान लेते हैं डायरिया मतलब ब्लड, यानी तुम्हारे पास जैसे बार बार टॉयलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, बार बार टॉयलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, केवल पानी निकल रहा है, केवल पानी निकल रहा है, तो उसके कंडीशन से आपको डिहाइड्रेशन होने का चांस बन सकता है। लॉस ऑफ वाटर, मतलब आप पानी पी ही नहीं रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। इसलिए गर्मियों के सीजन में खाना कम बट पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको इनटेक करना चाहिए। तो ये कॉजेज हो सकता है। अब कैसे तुम जान पाओगे, यानी साइन एंड सिम्टम कैसे देख पाओगे कि बंदे के अंदर पानी की कमी है, यानी डिहाइड्रेशन है। ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, उनकी जो म्यूकस, मुंह सूखा सूखा रहेगा, तो ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी वो सूखी सूखी रहेगी। डिक्रीज द, ठीक है, टंग साइज, मतलब जो जीभ की साइज रहेगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि पानी पूरा जीभ पे सूखा सूखा हो जाएगा। ड्राई स्किन, उनकी स्किन सूख जाएगी। फटीग, तुरंत वो थक जाएंगे, ठीक, तो ऐसे चक्कर आना, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक, ये हो गया। अब उनका ट्रीटमेंट कैसे करना, टेक ओरल फ्लूइड, मतलब उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ओरल फ्लूइड देना। जैसे तुम्हारे पास, जैसे नॉर्मल केस में रहेगा तो अब मान लेते गिर गए हैं, पानी नहीं पी रहा, तो उन्हें आईवी के थ्रू हम क्या कर देंगे, बहुत सारा फ्लूइड चढ़ाया जाता है। अब तुम सोचो डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेशन करने के लिए हम अपने कंडीशन में खुद देखें, दोनों उंगली, दोनों हाथ में और दोनों पैर में एक ही बार में 4-4 ग्लूकोज, जैसा भैंस को नहीं चला सर 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 सर, वैसे चढ़ाया जाता है। नहीं तो पानी की और थोड़ी सी कमी हो जाएगी तो आदमी मरमरा जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नमस्ते, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास टेक द ओरल फ्लूइड ये दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट उन्हें देंगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब घोल कैसे नहीं आता इलेक्ट्रोलाइट, उस 50 या 35 रुपये का आता है, ठीक है, उस कलर में होता, उसको घोल के उन्हें देंगे। आईवी इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, उन्हें लगाएंगे, ठीक है। एनएस में बहुत सारा चीज़ हम मिला के एक ही बार में चढ़ाएंगे, जो एनएस, आरएल, डीएनएस, ये डिपेंड करता है, डॉक्टर वो समझते हैं, ठीक, कंडीशन पे उसको देना। ओआरएस प्रॉपर अमाउंट में पीना, यदि गर्मियों के सीजन में देखा जाए तो ग्लूकोन-डी तथा ओआरएस आपके पास होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो आपके घर में नॉर्मल मम्मी का थेरेपी क्या होगा, नमक ले लेना, वाटर ले लेना, प्लस में तुम्हारे पास शुगर ले लेना, और प्लस में तुम्हारे पास क्या होगा, लेमन ले लेना, ठीक, इनको मिला के शरबत बना के पिला दीजिए, बट फिटिया गए कौन टेंशन। होम मेड थेरेपी मतलब आपके घर में जो थेरेपी है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये होगा इनके बारे में। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या पूछा था ये हमने बता दिया। नेक्स्ट में 60 नोट ऑन विटामिन सी, विटामिन सी पे आपको 60 नोट लिखना है, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा विटामिन सी के बारे में, ठीक, विटामिन सी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। विटामिन सी डी केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी आल्सो कॉल्ड एज एंटी एस्कॉर्बिक एसिड बोले। एंटी एस्कॉर्बिक डिजीज क्या होता है, जो एस्कॉर्बिक तुम्हारी एस्कॉर्बिक डिजीज होती है उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं, इसीलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, एंटी एस्कॉर्बिक एसिड नाम दिया जाता है। तो आपके सामने ये हो जाएगा यहाँ से। अब एक्चुअल में विटामिन सी का सोर्स क्या है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे लेमन हो गया, आंवला हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ग्रेप्स, जितने भी खट्टे चीज़ें होती हैं, एप्पल खाएंगे उसमें भी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। लेमन हो गया, आंवला हो गया, आपको अब और भी पता है तो यहाँ पर आप छाप सकते हैं। अब इसका एक्चुअल में विटामिन सी का हमारे शरीर के अंदर काम क्या होता है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द आयरन एब्जॉर्शन, मतलब ये क्या कर देते हैं, हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब यानी आयरन के एब्जॉर्शन को मेंटेन करते हैं। क्यों, क्योंकि विटामिन सी जाएगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आयरन को उठा के हमारे ब्लड के अंदर डाल देगा, इनकी जिम्मेदारी होती है। कीप गम, यानी गम को क्या कर देना, हेल्दी रखना, और कैपिलरी वाल को हेल्दी रखने की जिम्मेदारी विटामिन सी की होती है। वोट तथा कट हीलिंग, मतलब कहीं आपको क्या घाव लग गया या कट हो गया तो जल्दी से हील नहीं हो रहा तो विटामिन सी चलाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करके काम करता है। मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी को मैच्योर करना है। आरबीसी को मैच्योर करने का मतलब समझते हो, आरबीसी को मैच्योर करने का मतलब जितनी ज़्यादा आरबीसी मैच्योर रहेगी उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा, जो यही करता है।
अब इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होगी, स्कैर्वी मतलब जो तुम्हारे पास मसूड़े होंगे उनसे तुम्हारे पास खून आएगा, तो ब्लीडिंग, गम, गम से तुम्हारे पास ब्लीडिंग होगी। एनीमिया तुम्हारे पास हो सकती है, यानी देखिए विटामिन सी की कमी होगी तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसके कारण से एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या था विटामिन सी के बारे में। ठीक है तो यहाँ से हमने विटामिन सी सोर्स, फंक्शन और डिफिशियंसी डिजीज हमने पूरी तरह से देख लिया है। उसके बाद तुम्हारे पास इस तरह से देखा जाए तो पार्ट ए और पार्ट बी को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ हम क्या कर देते हैं, पार्ट सी की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, पार्ट सी की तरफ रुख करते हैं भाई। अब पार्ट सी में आप जितने लोग लाइव हैं एक्टिव हो जाइए भाई। अब मोबाइल को इस मोड में कर लीजिए कि आप कमेंट कर सके। ठीक, आप कमेंट करेंगे तो आपको भी फ़ायदा रहेगा, हमें मोटिवेटेड होगा कि अच्छे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। क्या लिख रखा है, आंसर ऑल क्वेश्चन। पार्ट में बी में टोटल 20 क्वेश्चन देंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसमें क्या हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकते हैं, 1 वर्ड अथवा 1 सेंटेंस में आंसर भी हो सकते हैं। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने इसमें हम पहला यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। ठीक, पहला नंबरिंग में करते हैं तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। विच वन ऑफ द यानी हैवीएस्ट पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे हैवीएस्ट कंपोनेंट कौन होता है सेल के अंदर, आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है सबसे तुम्हारे पास हैवीएस्ट कंपोनेंट हमारे सेल के अंदर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, सेल के अंदर हैवीएस्ट तुम्हारे पास न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ब्लू पेन से लिखते हैं, हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बुक में, बट कहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रियल भी लिखा होता है, बट हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो न्यूक्लियस ही होता है। एक बार और भी कंफर्म कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्या दे रखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, एक्सप्लेन द टर्म द पॉलीसेथीमिया। पॉलीसेथीमिया क्या होता है, यदि हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी जब बढ़ जाती है तो हमारे पास उसे पॉलीसेथीमिया बोला जाता है। इंक्रीज द, ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है, आरबीसी इन ब्लड, मतलब हमारे ब्लड के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो उसे हम पॉलीसेथीमिया बोला जाता है। ये पॉलीसेथीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा, मेंशन फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो फंक्शन यूनिट होती है भैया क्या होती है, नेफ्रॉन होता है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, बाइल इज सीक्रेटेड बाय द विच आर्गन, मतलब बाइल हमारे किस आर्गन से सीक्रेट होता है। देखिए यदि सीक्रेट कहेगा तो लीवर, स्टोर कहेगा तो गाल ब्लैडर आप रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाइल इज सीक्रेटेड बाय द लीवर। ठीक है, तो लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ठीक, अब स्टोरेज कहेगा तो गाल ब्लैडर लाना। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, लिखा एलो बायोटेक्नोलॉजी डील विथ, मतलब जैसे अलग अलग होते हैं ना, एलो बायोटेक्नोलॉजी देखा जाए तो इंसेक्ट के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इंसेक्ट, डील विद द इंसेक्ट से करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, लिखा जनरल फार्मूला ऑफ द पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला आपको बता देते हैं। देखिए C6 होता है, H10 होता है और O5 में होता है, और यहाँ से हमारे पास N मतलब 1 2 4 10 कुछ भी तुम बढ़ा सकते हो, यहाँ पर बढ़ाओगे गुणा करते चले जाओगे। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7वां नंबर कहाँ चला गया जी, 7वां नंबर मेंशन, ठीक है, नेम द कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी, मतलब कार्बोहाइड्रेट से होने वाली किसी बीमारी का नाम बताना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली बीमारी तुम्हारे पास क्या हो जाती है, हाइपोग्लाइसेमिया आता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, कीटोसिस भी होता है, बट यहाँ पर एक का हमसे कहा तो एक का हम लिख देंगे। यदि आपको और पता है तो आप लिख सकते हैं। शुभम कुमार केसारी, हाँ भाई खतरनाक केसारी दोस्त आ गए यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 7वां 8वां नंबर क्या पूछा, ऑल द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी एक्सेप्ट, ठीक है, माल न्यूट्रिशन। नहीं भाई, मल न्यूट्रिशन देखा जाए, हाँ लिख सकते हैं, हमें बीमारी का नाम पूछा हुआ, मल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी तुम्हारे पास प्रोटीन, मल न्यूट्रिशन तो होगा करता है, न्यूट्रिशन की कमी से बीमारी होती है उसे मल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, तो हमसे साफ साफ लिखा है कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज बताना पड़ेगा, जो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा भाई। ठीक, एक बंदा आया रिस्पॉन्स किया। ठीक है, ऐसे ऐसे जब करेंगे तो तुम्हारे पास सही रहेगा। आर, ठीक, ऑल द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी एक्सेप्ट, मतलब हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन कौन चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले देखा जाए तो तुम्हारे पास
एक्सेप्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट मतलब किस यानी कौन कौन होता है, कौन इसके बाद नहीं होता है तो एक्सेप्ट छोड़ दिया जाए। पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, कार्बन हमारे ठीक है इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत नहीं होता, तो बी वाला ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सोडियम नहीं, सोडियम भाई ठीक है, सोडियम आयन, सोडियम आयन यानी इलेक्ट्रोलाइट में पाए जाते हैं। हमसे कह दिया सोडियम पोटेशियम ही पाए जाते हैं भाई, कह दिया नहीं पाए जाते, एक्सेप्ट छोड़ दिया जाए तो कार्बन को छोड़ के ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन बड़ी घुमा देते हैं भाई, ठीक है ऐसे ही घुमाता है। आपकी बात सहमत है भाई, ठीक है जी सर, ठीक है। इसमें कह दिया एक्सेप्ट नहीं होता है तो ये होता है, ये भी होता है जो आप बताएं पोटेशियम सोडियम वो सही है। पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट में होता है, क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, तभी तो इलेक्ट्रोलाइट बनता है। हमसे कह दिया नहीं होता, एक्सेप्ट कार्बन नहीं होता। 9वां नंबर क्या पूछा, बायो यानी कि लिखा बायोकेमिकल रोल ऑफ सोडियम, सोडियम का बायोकेमिकल रेगुलेट द, ठीक है ये तुम्हारे पास क्या कर देता है, रेगुलेट द, ठीक है फ्लूइड बैलेंस, ठीक है ये तुम्हारे पास क्या होगा, फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है, इसीलिए नमक पानी घोल के पिया जाता है। नर्व यानी जो तुम्हारे पास नर्व ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है नर्व ट्रांसमिशन जो हो रहा है उससे ये काम करता है। 10वां नंबर तुम्हारे पास क्या दिया है, इसके बारे में आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्या दिया है जी, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द विटामिन, ठीक है क्या बोल दिए जी, ठीक है इसमें क्या कर दिया है, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से एक सुने होंगे रिकेट्स नाम सुने होंगे, ठीक है ये तुम्हारे पास डिजीज होती है जो विटामिन कमी से होती है। और हड्डियां तुम्हारे पास क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, वीकने, ठीक है वीक ऑफ बोन, बोन मतलब क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा भैया, ठीक है हाँ ये वीक वेन सही लिखें या रिकेटस भी लिख सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे पूछा ग्लाइकोजेनेसिस, देखिए क्या दे रखा, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब जो ग्लूकोज का बनना होता कहाँ पर होता है, ठीक है ग्लूकोज का यानी ग्लाइकोजेनेसिस टेक प्लेस कहाँ पर होता है, माइटोकांड्रिया के अंतर्गत, साइटोसोल के अंतर्गत, राइबोसोम के अंतर्गत या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, देखने कि 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन ए बी सी कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कमेंट में कौन लिखता है, दोबारा बताते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस टेक प्लेस मतलब ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ देखने को मिलता है, साइटोसोल में देखने को मिलता है या माइटोकांड्रिया में देखने को मिलता है या राइबोसोम में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 12 नंबर कह दिया है आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ठीक आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फैट होता है, फैट और ऑयल होता है, एल्कोहल होता है, ठीक है एल्कोहल होता है, ईस्टर होता है या यानी हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो आयोडीन वैल्यू देखा जाता है फैट और ऑयल होता है, तो तुम्हारे पे यहाँ पर लिख देंगे फैट एंड ऑयल में होता है, ठीक है ये हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 13 नंबर के लिए इधर पलटना पड़ेगा हमको, क्या दे रखा, व्हेन द रेट ऑफ सिंथेसिस, ठीक है क्या दे रखा, व्हेन द रेट ऑफ सिंथेसिस कीटोन बॉडी मोर देन यूटिलाइज, मतलब क्या करे जब हमारी शरीर यूटिलाइज करती है उससे ज़्यादा निकाल देते हो तो उसे क्या बोला जाता है, कीटोनीरिया, क्या बोलते हैं बाबू, कीटोमीनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटोमीनिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अभी, कीटो, ठीक है ये तुम्हारे पास कीटो है एनीमिया बोला जाता है, कीटोनीमिया बोला जाता है। 13 नंबर का ये करेक्ट हो जाएगा, कीटो लिखना है जी, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, 14 नंबर टू फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए का तुम्हें कोई 2 काम बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आरएनए क्या कर देता, प्रोटीन सिंथेसिस करता, अभी कौन आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए, एस आरएनए मिलकर, ठीक है प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है ये आरएनए, एक फंक्शन हो गया। दूसरा ठीक है, और तुम्हारे पास जेनेटिक में ट्रांसफर ऑफ, ठीक है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल, जो छोटे वायरस जैसे तुम्हारे पास वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब में ये काम करते हैं। 15 नंबर क्या दिया है, ठीक है 2 हमें बताना था, 2 हमने बता दिया। 15 नंबर डिफाइन द एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर क्या कर देते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को, ये क्या हो रहा है जी, एंजाइम एक्टिविटी को कम कर देते हैं उसे एंजाइम यानी क्या बोला जाता है, एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर डिक्रीज द, ठीक है डिक्रीज द, ठीक है डिक्रीज द एंजाइमेटिक, ठीक है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब जो क्या कर देते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं अथवा स्लो डाउन कर देते हैं, उनको क्या बोला जाता है,
उनको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब घटाना होता है। द टर्म पैथोलॉजी, ठीक है, 16 नंबर, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, पैथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ डिजीज। ऐसे कहते हैं अभी कोई बीमारी हो गया, पैथोलॉजी पे चेक करा देते हैं, तो यानी स्टडी ऑफ डिजीज की जब स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी कहलाती है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, मेंशन नेम द टू फैट सॉल्युबल विटामिन, किसी दो फैट सॉल्युबल विटामिन का नाम बताना। अभी बताएं तुम्हारे पास एडेक होता है, ADEK होता है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक। अब कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए वाटर सॉल्युबल कौन सा होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए वाटर सॉल्युबल विटामिन का नाम, आप कमेंट बॉक्स में भरभरा के लिखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन का नाम, ठीक। अब ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, मेंशन द थेरेपेटिक एप्लीकेशन द स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकोकाइनेज। ये दोनों देखा जाए तो तुम्हारे पास देखा जाए सिंपली, जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाया गया तो दो तरह के फैक्टर होते हैं, ये क्या कर देते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, तो लिखेंगे, ठीक है। जो तो एक्चुअल में देखा जाए तो डिजॉल्व द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, हाँ, नोट कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिजॉल्व ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ये तुम्हारे पास ब्लड क्लॉट को कम करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक है, ओ भाई ये 3 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 19 नंबर क्या दिया, ठीक है, 19 नंबर क्या देखा, अटैचमेंट बिटवीन द बेस तथा शुगर इन, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड थ्रो विच द बांड। अब इसको भाई आप तुरंत बने, अभी हम बताए थे, ठीक है, दो तरह का बांड होते हैं, पेप्टाइड बांड किसमें पाया जाता है ये बताएंगे, और इसका भी आंसर आप बताएंगे कौन सा बांड पाया जाता है, ठीक है, कौन सा बांड पाया जाता है इसमें। 20 नंबर का दोबारा बता दे रहे हैं क्वेश्चन क्या कह दिया है, क्वेश्चन कह दिया है यानी जो तुम्हारे पास नाइट्रोजन बेस होते हैं और शुगर के बीच में जो न्यूक्लियोटाइड होता है किस बांड के द्वारा जुड़े होते हैं, उस बांड का तुम्हें नाम बताना पड़ेगा, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ले रखा, तुम्हारे पास यहाँ पर आते हैं डिफिशियंसी ऑफ, कौन से ऐसा विटामिन है जो तुम्हारे पास बेरी बेरी डिजीज करता है, तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन बी के कारण से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से, ठीक है, एक A to Z यानी तुम्हारे पास बायोकेमिस्ट्री यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी को पूरा डिटेल में हमने कवर कर लिया है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, चलिए आपके लिए 1 मिनट दे देते हैं, ठीक। आप कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, बोलिए कोई, ठीक है, डाउट है कि नहीं। सर कोई बोल रहा था, ठीक है, यहाँ से कमेंट कहाँ चला गया भाई, ठीक है, ठीक है, नोट कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, इसी के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सअप कांटेक्ट करिएगा, मिल जाएगा, या ठीक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा बाबू, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, रिस्पॉन्स किया था, रिहाइड्रेशन, ठीक है, शुभम जी आए लास्ट में, वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किए, और ठीक लाइट हिट का पेपर सोल्यूशन करा दो 2024 का, ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में करा दिया गया है, ठीक। और डाउट क्या था भाई, ठीक, कैसे कांटेक्ट होगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा नीतीश जी, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 23 तो भाई पेपर अब की बार कब होगा, 9 जून से स्टार्ट हो रहा भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और कोई डाउट हो तो बोलिए, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।